अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत ईद मुबारक। न्यूज़ वन के ईद लाउंज के साथ मैं हूं आपका मेज़बान साजिद हसन और मेरे साथ मौजूद हैं सवेरा भट्टी। ईद की खुशियां दोबारा करने का सिलसिला जारी है। हर कोई अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जानवरों की कुर्बानी कर रहा है और ईसार और कुर्बानी के जज्बे के साथ अपनी खुशियों को बांटता हुआ नजर आ रहा है। और सवेरा हमने देखा है कि ईद ऐसा मौका होता है कि इसके अंदर जो है वो रूठों को मनाने का सिलसिला जो है ये बेहतरीन मौका भी होता है। और इसके अंदर हमने देखा है कि जिन लोगों के मूड पूरा साल ऑफ रहते हैं उन लोगों के मूड भी जो है वो इस दिन जो है वो जरा सा चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आ जाती है। ऐसे ही साजिद, और साथ ही ईद का जो दिन होता है वो साथ ही खुशियां लाता है। सबसे पहले तो मेरी जानिब से तमाम देखने और सुनने वालों को और आलम इस्लाम को ईद की ढेरों मुबारकबाद। ईद के दिन के हवाले से जैसे कि आपने साजिद बात की, ईद का दिन खुशियों का दिन तो होता है, लेकिन इसके साथ सिर्फ ईद को हम ये भी नहीं कह सकते कि नए कपड़े पहनना, मज़ेदार पकवान बनाना और तस्वीरें लेने को भी सिर्फ हम ईद नहीं करेंगे, बल्कि ईद दिलों को जोड़ने, संवारने और नाराजगियों को खत्म करने का दिन भी है। एक बेहतरीन मौका भी होता है और इसका फायदा भी उठाना चाहिए। जो भी नाराजगियां वो खत्म करके इस ईद के दिन अपनों को गले लगाना चाहिए। इसी पर ईद को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम बाकी मौलवी साहब है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बिजनेस एक्सपर्ट हैं और साथ ही लाइफ कोच भी हैं। सर, सबसे पहले शुक्रिया कि आप इस ट्रांसमिशन में, ईद के प्रोग्राम में आप हमारे पास मौजूद हुए हैं। ईद की ढेरों मुबारकबाद सर आपको। आप सबको ईद मुबारक और तमाम देखने वालों को भी ईद मुबारक। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जिंदगी गुजारे नहीं, जिंदगी जिए। सही है, जिंदगी गुजारे नहीं, जिंदगी जिए। ऐसे ही है सर, जिंदगी को गुजारना नहीं चाहिए, जिंदगी को जीना चाहिए। हमारे साथ मौजूद है आमिर जमील विर्क साहब, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के और साथ ही सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। सर, आपको भी ईद की ढेरों मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया, आपने मदऊ किया इस प्रोग्राम में। और आपके ईद के प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ये लोगों को कहूँगा कि ईद पर जो रूठे हैं उनको मनाया जाए और उनको गले लगाया जाए। बड़ों को जो है वो जो उनसे रूठे हैं, छोटों से छोटे जो बड़ों से रूठे हैं, वो आपस में एक साथ होकर ईद को सेलिब्रेट करें। ये तमाम काम इज़्ज़त और एहतराम के साथ होना चाहिए। मैं तारुफ कराऊंगा डॉक्टर सुकैना छरानिया साहिबा से, और हर्बलिस्ट हैं, शुगर एक्सपर्ट हैं, और ख़ास बात यह है कि यतीम बच्चों को हेल्प आउट करने में कराची हो या फिर पूरा पाकिस्तान हो, कहीं से भी इनको कोई मदद की अपील हो तो ये आगे बढ़ती हैं और उन बच्चों का हाथ बटाती हैं, उनका साथ देती हैं। इनके साथ मौजूद हैं मुसर्रत नियाजी साहिबा, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, कराची डिवीज़न की चीफ वेप हैं, एजुकेशनलिस्ट हैं और तालीम के हवाले से कराची डिवीज़न के अंदर जो भी काम हो रहा है आपकी गहरी नज़र है और आपकी मौजूदगी के अंदर सारी चीज़ें हो रही हैं। तो एक बहुत अच्छा मौका है आज के दिन कि आपसे आपके पैशन के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या काम हो रहा है कराची के अंदर एजुकेशन के हवाले से। सबसे पहले सुकैना साहिबा, जो आज का दिन है इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ज़रा बताइएगा कैसा दिन गुजरता है आपका ईद का, क्या तब्दीली आई है, बचपन कैसा गुजरा और अभी कैसा फील होता है? देखिए, बचपन तो बहुत टफ था। अच्छा, लाइक आई बिन स्टडिंग एज वेल, और मैं उसके साथ काम भी कर रही थी ताकि मैं पूरी एजुकेशन हासिल करूं। एजुकेशन बैठा हुआ है हमारे पास पड़ोस में। तो ये कि आपको पता है पाकिस्तान की एजुकेशन थोड़ी टफ है कंपेयर टू आउट ऑफ पाकिस्तान। और हमारी स्टडीज़ भी, हमारा जितना अपना वजन नहीं होता, स्कूल की बैग का वजन होता है। तो वो उठा के हम पूरे रोड पैदल चलते थे, तो वो टफ लाइफ थी लेकिन हेल्दी लाइफ थी। सेकंड, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पाकिस्तान आई अमेरिका से 1999 में, और उसके बाद जो मैंने एफएम से प्रोग्राम शुरू किया 101 से, और फिर बहुत सारे चैनल को मैं हर्बल पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस ही मैंने किया 1999 में। और वहाँ से हर्बल बहुत पुरानी चीज़ है जिसका कंफर्म इलाज होता है। अच्छा। हाँ, आप देखो एलोपैथिक जो भी आप लेते हो वो आपको वक्त ही सही कर देता है, लेकिन फाइनल एक दिन आपका ऑपरेशन पे ही वो बात जाएगा। तो हमारे पास ऐसी अच्छी अच्छी रेमेडी, और एक मज़े की रेमेडी आज में जो इतना बहुत सारा वो जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पिछली ईद में जब आप स्टूडेंट थी उस वक्त और अब क्या फर्क फील होता है और याद आता है वो दिन? तो बहुत अच्छा था, कोई फिक्र ही नहीं होती थी, किस पैसे मिलते थे, देने नहीं पड़ते थे। सबसे बड़ी मोटिवेशन तो यही है कि पैसे मिलते थे, देने नहीं पड़ते थे। चलो, मैं वैसे भी देके खुश होती हूँ, दादी भी हूँ मैं, ठीक है, अभी तो मैं दादी भी हूँ। बट लाइक के यंग, आप वो लाइफ इतनी आसान थी, ना कोई चैनल्स थे, ना मोबाइल्स थे, ना ही कोई किस्म का टेंशन था, बहुत हेल्दी लाइफ थी और हम खेल कूद में ज़्यादा टाइम देते थे। और अब आप छोटे बच्चे, हमारे घर में भी ग्रैंड किड्स है तो वो भी डिस्टर्ब है। मुझे तो इस वक्त लगता है कि
दुनिया पूरी है ना, ये जब से ये मोबाइल आए हैं तभी से बर्बादी आई हुई। ठीक है, आप कहें कि मोबाइल आए हैं तो ये दुनिया बर्बाद हो गई, हर तकरीबन। बच्चा मोबाइल में ही लगा रहता है, अभी परेशान भी है। परेशान और भी मेरे है। पास इतने केसेस है, और मैं आपने यतीम बच्चे बोले, मैं यतीमों का थोड़ा सा देख लेती हूँ, ज्यादा नहीं। मैं रिटार्डेड बच्चे मेंटली और फिजिकली उनका इलाज भी करती हूँ, और जहाँ भी पूरे पाकिस्तान क्या वर्ल्ड में किधर भी हो, जहाँ तक आपका प्रोग्राम जा रहा है, तो इनका अगर वो ज़कात के मुस्तहिक है तो 100%, और वो बच्चा 1-2 महीने में सही नहीं होता, 2-2.5 साल लगते हैं उस बच्चे को अपने पाँव पे खड़ा करना, या स्लो लर्नर है तो उसको नॉर्मल लाइफ में लाना। इसके बाद शुगर का जो इलाज है उस पर हम लवलबा यानी पैनक्रेटिक फंक्शन को जिंदा कर देते तो इंसुलिन बैलेंस हो जाता है। ठीक है, इस पर भी बात करेंगे। नदीम बाकी साहब से उनकी बात पूछ रहे थे। सर बताइएगा, ईद के दिन को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, किस तरीके से गुजारा जाता है, पहले दिन क्या करते हैं, दूसरे दिन क्या करते हैं, इस हवाले से बताइएगा सर। देखिए, सुबह उठ के नमाज पढ़ा, बिल्कुल, फिर उसके बाद चले जाते हैं मजेदार खाना खाने अपनी भाभी के। अच्छा, मेरी भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो ये हर ईद पे होता है? जी हर ईद पे। हम जिस दिन शादी करके आए तो उसके सर बाद कुर्बानी किस दिन करते हैं? ये सजा उनको उस वक्त मिली भाभी कुर्बानी को। किस दिन करते हैं सर? पहले दिन, दूसरे दिन? पहले ही दिन नमाज के बाद ये काम पहले फौरन जी, सबसे पहले। अच्छा, मैं आपको बता रहा था भाभी को ये सजा कैसे मिली कि ईद पे खाना बनाना है सबके लिए। भाभी आई थी तो शुरू में तो भाभी ने बहुत अच्छे खाने बनाए। अच्छा, हम सब ने कहा वाह जबरदस्त। अब ये हुआ कि उसके बाद जितनी हमने तारीफें की उतनी भाभी और डिशें बनाने लगी। फिर ये ऐसा होता है कि अक्सर जो भी काम आप अच्छा करेंगे फिर आपके पास लोग आएंगे। ऐसा ही है। चलिए, तो फंस गई बस भाभी। अभी भी हमें पता है कि ये हमारी जो तो बस ये फिर हमने ये सिलसिला खाने का चलता है। फिर उसके बाद बच्चों के साथ कहीं बाहर जाना। फिर आप सबक दे रहे हैं कि ज्यादा अच्छा काम नहीं करना चाहिए, इंसान फंस जाएगा। नहीं, मगर उनको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, उनको अच्छा इसलिए लगता है कि देखिए, जब आप देखो मियां तारीफ नहीं करता, सब कर रहे हैं। बिल्कुल, ये वाली बात है। लेकिन जो भी काम आप अच्छा करेंगी ना, याद रखिएगा सबसे पहले आपको अच्छा लगेगा। कोई नेकी का काम भी करेंगी ना तो कोई देखे ना देखे आपको पता लगेगा, महसूस करेंगे मैंने आज बड़ा अच्छा काम किया। नहीं, जब आपके काम को, अच्छे काम को सराहा जाए और वही काम आपको बार बार करना पड़े ना, तो फिर वो काम एक टाइम पे बुरा भी लगेगा। अरे नहीं, फिर तो यकीन करें आप, मैं चेंज करते हैं अपने आप को, हाँ, बेहतरी लाने के लिए। अच्छा पता है, मैं आपको एक बात बताऊं, जब कोई मजेदार काम हो या जो चीज जिससे आपका दिल लगा हो ना, आप 16 घंटे भी वो काम करें आप थकते नहीं है, पैशन होता है आपका। मगर अगर आपको लेकिन नदीम पसंद साहब, नहीं है, किचन का हाल भी तो आपको पता है ना, खास तौर पर गर्मियों में, इस गर्मी के दौर खवातीन जब किचन में होती हैं फिर उनका जो हाल हो जाता है। अरे आपको नहीं पता, जब आपको किसी भी चीज का शौक हो ना, सही, क्रिकेट का शौक हो ना, तो कड़क धूप है ना, बच्चे देखें क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल पकड़ रहे हैं, उनको गर्मी नहीं लगती। हर शौक में मैं अक्सर कहता हूँ, सब बच्चों से भी कहता हूँ, बड़ों से भी कहता हूँ कि दिल से काम करो, दिमाग से नहीं। बिल्कुल सही बात की आपने, दिल से काम करना चाहिए, दिमाग से नहीं। और जब दिल किसी काम में लग जाए तो फिर वो काम आपको इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता। मुसर्रत नियाज़ी साहिबा, किस तरह की ईद गुजरती थी पहले और अब की ईद में आपको क्या फ़र्क लगा? पहले की बचपन की ईद थी और मेरे ख्याल में हमें कोई इतनी वो नहीं होती थी कि हमने इधर जाना है उधर जाना है। अच्छा, टेंशन नहीं होती, टेंशन फ्री था हम लोगों का सिलसिला। बस वही है कि अम्मा से भी है तो दे दो, अम्मा भी है तो भी दे दो। ईद ही जमा करना एक टारगेट होता है। ईद ही जमा करने वाले बच्चे होते थे। और हमारे टाइम के बच्चे कुछ इतने तेज भी नहीं थे, वो हेल्दी एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व रखते थे, उन्हें उन चीजों से कोई वो नहीं था। आज का बच्चा तो मैं समझती हूँ कि बड़ा आ जाए तो बड़े डांट डपट करने पर जो है ना वो आपको ईद की मुबारकबाद देगा, वरना वो कहेगा कि जी मैं अपना कोई गेम देख रहा हूँ या अपने किसी ना किसी प्रोग्रामिंग में लगा हुआ हूँ, वो अपनी मोबाइल टाइम नहीं होता आजकल के लोगों के पास, कोई ना कोई वजह होती है, निकालते हैं कि टाइम। और हमारे टाइम में ये था कि हमारा ये होता था कि जी मेरे फैमिली मेंबर्स आ रहे हैं तो हमने उन्हें किस तरह वार्म वेलकम करना है, हमने उनको सलाम कैसे करना है, कहीं हमसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। और आज के बच्चों में फ़र्क है। और आज जाहिर सी बात है, जिस तरह मेरी बहन कह रही है, बिल्कुल इसी तरह से हम बड़े हैं और अब देने वालों में से सिलसिला भी बहुत ज्यादा होता देने वालों में रिश्तेदारों का एक दूसरे से मिलना। बिल्कुल, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली में अभी अल्लाह का शुक्र है कि सब आते हैं। फर्स्ट डे जो है, क्योंकि मेरे इन लॉज कराची में नहीं है, सिर्फ पहले टाइम पे थे, कराची में नहीं है, तो फर्स्ट डे मेरा जो है ना मेरी वालदा के यहाँ, इवन कि हम बहुत जल्दी तहज्जुद पढ़ी और तहज्जुद के बाद फौरन पूरी कोशिश होती है कि जब हम अपनी वालदा के यहाँ ही जाएं, वहीं जो है ना मेरे हस्बैंड और बेटे खाना पकाने की जिम्मेदारी पहले दिन आपकी नहीं होती? नहीं, मेरी फर्स्ट डे बिल्कुल भी नहीं होती, फर्स्ट डे बड़ी आजाद हूं। अच्छा जी। और
ईद कुर्बान भी हम अपनी वालदा के यहाँ ही आके करते हैं। अच्छा। और वहीं पे फर्स्ट डे भी होती है, क्योंकि हमारे पास तो मुसर्रफ साहिबा जब आप कुर्बानी के बाद जो भी उस दिन हो जाती है, फिर सेकंड डे हो जाती है, और थर्ड डे मेरी पूरी फैमिली जितनी भी है वो सब मेरे यहाँ आते हैं। तो पूरी कोशिश होती है अच्छा बनाएं, जिस तरह से भाई कह रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते अच्छा है ये, पर हर शख्स कोशिश ज़रूर करता है कि जब मेरे पास मेरा कोई मेहमान आ रहा है तो वो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। जी ऐसा ही। तो हर खातून खाना, चाहे वो काम आम पूरे साल में करती हो या ना करती हो, ये साल और स्पेशली ईद कुर्बा में हम कुर्बानी के साथ साथ एक खातून भी जो है ना कुर्बान अपने आप को कर रही होती है, मोहब्बत में कुर्बानी दे रही होती है अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के लिए। तो मैं समझती हूँ खातून से ज़्यादा कुर्बानी देने वाली तो वैसे भी कोई हस्ती नहीं है, ऐसा ही है कि वो कुर्बानियाँ देती भी आ रही है, शुरू से देती भी आ रही है, और बहुत अच्छे तरीके से इक़दामात करती भी आ रही है और करती हैं और करने भी चाहिए, क्योंकि मोहब्बत जो है ना घर से ही शुरू होती है। और जब एक खातून करेगी मोहब्बत का रख रखाव तो उसकी बेटी उससे सीखेगी, बेटा सीखेगा कि मैंने अपने आने वाले मेहमानों को किस तरह से वेलकम करना है, मैंने अपने लोगों को किस तरह से ट्रीट करना है। बिल्कुल सही कहा तो कि मर्द हजरात जो है ना वो बाहर के काम करते हैं, लेकिन कुर्बानी का जानवर का गोश्त बांटना, उसकी पैकिंग करना, ये सारे काम भी, और खाना पकाना भी, ये भी खवातीन। इसमें देखिए मर्द भी अच्छा खाना पकाते हैं, वो तो पूछेंगे नदीम ऐसा है बिल्कुल ऐसा है कि मैं कहूँगी कुछ मर्द ऐसे भी होते हैं, जिस तरह अब आमिर कहेगा कि जी मैं तो अपनी वालदा के साथ ही हाथ बटा रहा हूँ, या आप कहेंगे अब महमूद भाई की तो मजबूरी है, जैसे लोगों की तो मजबूरी है, घर जाना है, नहीं हम तो शरीफ लोग हैं ना, तो आप लोग तो यंगस्टर हैं। तो मसला क्या है कि मेरा बेटा है, उसने बिल्कुल, वो भी लॉयर है, उसने पूरा साल उठ के जो है ना यहाँ से उठ के 10 दफ़ा भी पानी भी पीना हो तो 10 लोगों को आवाज़ देगा कि मुझे पानी का गिलास ला के दे। लेकिन जब वो पाकिस्तान में नहीं होता तो वैसे तो माँ हर बच्चे को मिस करती, लेकिन मैं उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिस करती हूँ। गोश्त जितना भी है ना अपने मुलाजमीन के साथ जाकर संभाल कर जितना वो लाता है ना, शायद मेरा दूसरा बेटा पूरे साल मेरी खिदमत करता है, वो इतना ना हो जितना 2 दिन में वो कर ले। तो बच्चे मर्द अपनी माओं के साथ, अपनी बहनों के साथ बड़ी मोहब्बत के साथ करते हैं, बीवियों के साथ तो वैसे खौफ से करना पड़ता है उनको। बीवियों के साथ तो खौफ से करना पड़ता है। जमील साहब आप बताएं किस तरीके से ईद को सेलिब्रेट करते हैं, और जैसे कि साजिद भी यही बात पूछ रहे हैं, पहले की ईद में यानी बचपन की ईद में और अब की ईद में क्या फ़र्क आपको ज़्यादा लगता है? जमील साहब एक और चीज़, सब लोग यही कह रहे हैं कि पहले के दिन अच्छे होते हैं, तो आमिर साहब ज़रा आप बताएं कि पहले के दिन अच्छे थे या ये वाली ईद, ये आजकल का जो दौर है जो आप गुजार रहे हैं, ये बचपन की कोई ऐसी याद जो आपको अभी भी बहुत ज़्यादा याद आती हो? देखिए बचपन के दिन में जिम्मेदारियां नहीं थी, जैसे एक सर ने कहा, हमारे पर जिम्मेदारियां नहीं थी कि हमें गोश्त जाके बांटना है, सब कुछ अब्बा कर रहे थे, हम छोटे थे, हमें पता ही नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना। अब हमें खुद रख रखाव रखना पड़ता है। जितने भी बच्चे थे, लेकिन मंडी जाने का शौक तो बच्चों को बहुत होता है, मंडी तो जाते थे जानवर लेने, मंडी जाते थे, जानवर लाते थे, उसकी खिदमत एक हफ्ता करते थे। अब वो जो है वो अब हमारे पास टाइम नहीं होता, अब छोटे जो हमसे छोटे हैं भाई या बच्चे वो देख रहे होते हैं, वही पैशन देखते हैं आप जो अपने बचपन में आपके अंदर था, वही बच्चों के अंदर अभी भी है। बिल्कुल है, उनको होता होगा गाय है या बकरा है, उसकी रस्सी लेके उसको घुमाएं, उसके साथ खेलें, और फिर उसके बाद ईद की नमाज के बाद तो सबकी कोशिश होती है कि कलेजी पकी हो, सबसे पहला कलेजी और गुर्दे पकाना, उससे नाश्ता करना। हाँ, उसके बाद ही कुछ फिर आगे चलता है, फिर दूसरा है कलेजी के बाद जो है वो खाना खाने के बाद फिर वालदा से मिलना, फिर रिश्तेदारों से मिलना। घर में खाना कौन बनाता है? और ये भी बताइएगा कभी मंडी जाने से वाले साहब ने मना किया और आपने खूब जिद की हो कि नहीं मुझे मंडी जाना है और वाले साहब नहीं लेकर गए? हाँ, बचपन में तो ऐसा अक्सर औकात होता था कुछ, क्योंकि बड़े जाके देखते थे जानवर, आपने क्या करना है, अच्छा आपको कहाँ पकड़ेंगे, तो हम जिद करते थे नहीं जी आपको संभाले या जानवर को संभाले तो फिर हम जिद करते थे नहीं जी, तो वो बहुत ज्यादा ये होता था बचपन में। अब ये है कि जिम्मेदारी हम पर है, जानवर हमें लेके आना है, हमसे जो छोटे हैं वो हमसे जिद करते हैं जी साथ लेके जाएं, लेके आए जानवर। फिर जानवर के साथ बच्चे जो करते हैं वो फिर उनकी एक बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है, सारी चपाटियां उनके लिए होती है। क्या आता था घर के अंदर, गाय बकरा या कोई भी जो भी आया वो आपको, आप खुश हो जाते थे? जी बिल्कुल, जाहिर है एक जानवर घर में आता था, एक रौनक लग जाती थी, सारा दिन चेयर लेके वहीं उसी को देखने, सुबह उठ रहे हैं तो रात में कभी नाम भी रखा था सर उसका, बकरे का या गाय का नाम भी रखा था? नाम भी रखते थे हम तो नाम भी रखते थे उसका, नाम भी रखते थे जी।
کوئی खास नाम जो भी आपको याद हो। अब जो 2 गायें लेके आए उनका नाम उन्होंने मेरे जो गुड़ियां रख दी हैं जी, गुड़ियां लेके आए हम। बड़े उसके जेवरात का एहतमाम किया जाता था और मेहंदी लगाई जाती थी बाकायदा तौर पर, उनको सजाया जाता था। उसको मैं कह रहा हूँ नींद ही नहीं आती थी रात को कि सुबह उठ के इसको नहलाएंगे, उसको ये करेंगे, सारी रात सोचते रहे, सुबह जल्दी उठ के 5 बजे उठ के उसके पास बैठे हुए हैं। तो वो एक्साइटमेंट एक बहुत ज्यादा हो जाती है। हाँ, ये हर दौर के बच्चों के अंदर होता है और अभी भी के बच्चों के अंदर भी ये चीज़ पाई जाती है और बड़ी खुशी होती है, अपना बचपन याद आ जाता है। बातों का तो अभी आगाज़ हुआ है, अभी एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दिलचस्प बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। सबको ईद मुबारक। वेलकम जी। ईद के इस खुसूसी प्रोग्राम में हमारे मौजूद मेहमान साथ मौजूद हैं, उनसे जान रहे हैं कि किस तरीके से ईद को सेलिब्रेट किया जाता है, बचपन की ईद में और अब की ईद में क्या फ़र्क है। साथ ही सुकैना साहिबा से अब ये पूछना चाहूँगी, सुकैना साहिबा बताइएगा, शादी से पहले की ईद में और शादी के बाद की ईद में क्या फ़र्क आपको लगा है? पहले अम्मी को कहती थी ये खाना है, ये करना है, और अब ऐसा है कि कुछ भी हो जिस पे बच्चे फरमाइश करते हों कि नहीं अम्मी मुझे ये बनाना है, ये खाना है, ये बना दें, तो क्या फ़र्क आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है? किस तरीके की जिम्मेदारियाँ मज़ीद आ गई हैं आपको? देखिए, सबसे पहले तो जो गोश्त घर में जो कटता है उसमें से हमारे घर में बारबेक्यू बहुत अच्छे से बनाते हैं, तो मैं खाली मसाला मिला देती हूँ या मेरी बहू मसाला मिला देती है और खानसामा थोड़ा सा चूल्हे वूल्हे जला देता है, लेकिन बारबेक्यू ग्रिल पे हमारे सारे छोटे से लेके बड़े बच्चे खुद कर रहे होते हैं। 1-2 दफ़ा जले भी है, लेकिन उनकी माँ बोली है जलेंगे तभी टेस्ट अच्छा आएगा। लेकिन बचपन के अंदर ना आपको आदत होती है कि वालदा जो है कोई ऐसी चीज़ बनाए, किसी कोई ख़ास डिश होती थी जिसका आपको इंतजार होता था पूरे साल के। हम लोग अपनी दादी के घर पे जाते थे और सब लंच पर जाते थे, तो लगभग 1-1:30 बजे पहुंच जाते थे। तो 6 बच्चे थे मेरी माँ के, खुले दिल से जाते थे, तो उस जमाने में बच्चे ज्यादा होते थे, ठीक है ना, तो वो एक अपना रौनक थी। तो दादी के घर जाते थे तो सब खाना तो उधर ही पका हुआ होता था, हमने कभी किचन का उनका मुंह नहीं देखा क्योंकि हम तो छोटे बच्चे थे और फ्लैट्स थे 2 बेडरूम के, तो वो इतने बड़े बंगले नहीं होते कि आप इधर उधर घूमते फिरें। तो लाइक एक हमारे हाजी अंकल होते थे, वो हमें उस टाइम पे 500 उस जमाने में ईद देते थे, जबकि पूरे महीने की तनख्वाह मेरी 300 ये उस जमाने में की बहुत बड़ी रकम होती थी। बहुत अमीर थे और दिल के भी बहुत अमीर थे, दिल के भी बहुत अमीर हम लोग खास ईद उनके 500 के लिए जाते थे। तभी तो आप आज उनको याद कर रहे हैं, वरना और लोग भी ईद देते थे, आपने वेरी नाइस अंकल, और वो हमें 500, वो अभी जिंदा नहीं है, अल्लाह उनको मगफिरत करे और दर्जात करे बुलंद। लेकिन ये है कि ऐसी छोटी छोटी बातें जो है ना इंसानों को बहुत याद होती है। वो सबकी ईद का इंतजार कर रही होती, दादी तो नहीं निकालेगी लेकिन फूफो हमारी बहुत अच्छी ईद देती, तो हम पता होता है कि ये इतनी ईद देंगी। तो जब ये सब जमा होते हैं तो और सब खुले देते हैं, कोई लिफाफे में नहीं देते थे, खुली नोट दे दी। ये अब शुरू हो गया है, वरना पहले तो ऐसे ही उसको ड्रामे कह सकते हैं, लेकिन वो जो नोट आती थी ना कड़क कड़क होती थी। अच्छा, तो हाँ बिल्कुल नए नोट, और हम लोग उसको पता नहीं 300 दिन गिनते ही रहते थे कि इतने पैसे हमारे पास पड़े। पूरा साल यही सिलसिला जारी रहता है। नदीम साहब, जिस तरह की मैडम ने भी बात की है कि 2 कमरों के फ्लैट में भी आदमी जो है उस जमाने में खुश रहता था और जो भी हालात हो, बसों से आना जाना होता था, लेकिन रिश्तेदारों को मिलना जुलना जो है छोड़ा नहीं जाता था। आजकल के दौर में इतनी टेक्नोलॉजी भी आम हो गई है, सहूलियात भी इतनी मैसर हैं, घर भी बड़े हैं, लेकिन वो खुशी क्यों नहीं मिलती? उसकी वजह ये मैं आपको बता दूं, ये नहीं कि पहला ज़माना अच्छा था या उससे पहला ज़माना अच्छा था। जब मैं बच्चा था मेरे वालिद साहब कहते थे हमारा ज़माना बहुत अच्छा था। मैंने एक दिन अब्बा से पूछा, अब्बा मैं दादा से पूछ के आऊँ? तो दादा कहते हैं हमारा ज़माना अच्छा था। आज मैं खुद कहता हूँ हमारा ज़माना अच्छा है, यही डिस्कस हो रहा है। ऐसा ही है। ये ज़माना तो वही रहता है, हम बड़े हो जाते हैं। हम जो है ना चीज़ों को समझ ही नहीं पाते। जब चीज़ों को समझ नहीं आता तो हम कहते हैं ज़माना वो अच्छा था। अब मुझे बताएंगे जो कुर्बानी है ये हमें क्या सिखा रही है? जी। सिर्फ गोश्त काटना और गोश्त बांटना थोड़ी, ये हमें सिखा रही है कि आपने ज़िंदगी में खर्च कैसे करना है। अच्छा। बचपन से लेके बुढ़ापे तक कहते पैसे बचा के रखो, पूरा वक्त में काम आएगा, कल काम आएगा। ऐसा ही है। नहीं, ये अपने लिए रखो। हमने जो असल चीज़ है जो हमारे दीन में सिखाया जाए वो है खर्च करना। मगर खर्च कैसे करना आज तक हमने सीखा ही नहीं पता, किसी को नहीं पता। और फिर ये होता है कि यार
یا تو ہم کنجوس ہو جاتے ہیں یا ایسے فضول خرچ ہو جاتے ہیں ایسا ہی ہے کہ سارے پیسے برباد. تو مین چیز جو ہمارا ریلیجن اور ہمارا ایجوکیشن سکھاتا ہے کہ آپ کیسے خرچ کریں, آپ پیسے لگائیں کدھر. ہمیں پیسے لگانا نہیں آتا, بچانا آتا ہے. اور جو انسان پیسے بچاتا ہے وہ ہمیشہ اتنے ہی پیسے کا مالک رہتا ہے, پریشان بھی رہتا ہے. اور پریشان تو اس لیے رہتا ہے کہ دیکھیں کل کا کسی کو نہیں پتا. بچپن سے سنتے آ رہے تھے بیٹا پڑھو فیوچر تمہارا ہوگا. وہ جو بہت اچھا بچہ پڑھتا تھا وہ آج میرے یہاں نوکری کر رہا ہے, اور جو میں نہیں پڑھتا تھا آج میں نے کمپنی کھول کے رکھ دیا. تو یہ ایک مثال دی ہے. ویسے میں پڑھتا تھا بچپن سے, ابھی بھی پڑھتے ہیں آپ نے بتایا تھا. جی ہاں, کیونکہ میں اکثر بچوں کو جب پڑھانے بھی جاتا ہوں یونیورسٹیز میں, شوقیہ طور پہ میں بچوں کو پڑھاتا ہوں, اور میں ان کو صرف یہ کہتا ہوں کہ جب تک دل نہ ہو نا آپ کا دماغ کام نہیں کرے گا. یہ بات تو بالکل صحیح کیا. آپ چاہے 2 گھنٹہ رٹا لگا دیں, آپ جو ہے تلوار اس کے سر پہ رکھ لیں, وہ پڑھ نہیں سکتا. دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہم ڈگری لے رہے ہوتے ہیں مگر نالج نہیں. یہ بات پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم جب نوکری مانگنے جاتے ہیں, جی میں ایم فل ہوں مجھے نوکری نہیں مل رہا, میں نے ماسٹرز کیا ہوا میں نے نوکری نہیں مل رہا, میں تو ڈاکٹر ہوں میرے کو پھر بھی دیکھو اتنے پیسے نہیں مل رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر ایکسپرٹ ڈاکٹر بنیں گے تو آپ کو پیسے بھی دیں گے اور آپ لوگوں کا علاج بھی کریں. اب ایکسپرٹ کیسے بنتا ہے انسان, جب آپ کو شوق ہوگا. اب مجھے شوق ہے نا, تو میں جب ٹائم ملتا ہے پڑھتا ہوں. مجھے ایک شوق ریلیجن کے بارے میں دریافت کرنے کا اس وقت شوق ہوا جب ایک انگریز نے مجھ سے کہا کہ بھائی آپ مسلمان ہو. میں نے کہا ہاں الحمدللہ آئی ایم مسلم. تو کہتے ہیں یو آر مسلم بائی ڈیفالٹ. اچھا. میں نے کہا ڈیفالٹ کیسے؟ کہنے گے آپ مسلمان اس لیے کیونکہ آپ کے ماں باپ مسلمان ہیں, آپ مسلم بائی چوائس تو ہے نہیں. بالکل. کیا آپ نے قرآن شریف کو پڑھا؟ الحمدللہ ساری عربی آتی ہے. اس کو سمجھا؟ نہیں, سمجھنا نہیں. کیا آپ کو پتا ہے قرآن شریف کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں, بالکل زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا. پھر انہوں نے مجھ سے کہا پہلے اپنے ریلیجن کو پڑھو, سمجھو, بہت اہم بات اور کی. پھر اگر تم سمجھتے ہو کہ تم مسلمان بننا چاہتے ہو تب تم مسلمان بنو گے. یعنی مسلم بائی چوائس ناٹ بائی ڈیفالٹ. اور ہمیں مسلم بائی چوائس بننا چاہیے. آپ دیکھیں میں نے جب قرآن شریف کو پڑھا, اس کا ترجمہ پڑھا, اس کی تفصیل پڑھی, پھر اس کے بارے میں جتنا پڑھتا ہوں مجھے کم لگتا ہے. لوگ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو بتاؤں اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اگر آپ پڑھیں گے نا تو اس کے بارے میں آپ 1,00,000 چیزیں معلوم کر سکتے ہیں صرف ایک بسم اللہ پہ. آپ اس کی ڈیپتھ پہ جائیں. ہم جو ہے نا, ہم نے کیا کیا, ہم لوگ کلچرل ہو گئے, ٹریڈیشنل ہو گئے, ہم ریلیجس تو کبھی ہوئے ہی نہیں. ہم ایکسٹریمسٹ ہو گئے, ہم ماڈریٹ ہو گئے, ہم مگر ریلیجن کو ہم نے ریلیجن کی طرح پڑھا ہی نہیں, سمجھا ہی نہیں, نہ پریکٹیکلی کیا. ندیم صاحب ایک اور چیز جو جس کی جانب میں آپ نے کہا کہ اگر آپ کا شوق نہیں ہے تو پھر آپ وہ کام جو ہے وہ ویسے نہیں کر سکتے. اگر آپ کو مجبوراً کوئی کام کرنا ہے, آپ کا شوق نہیں ہے, اس کے اندر دل لگانا ہے, اس کے اندر آپ نے کامیاب بھی ہونا ہے, آپ کو پتا ہے کہ آپ یہ کام مجبوری میں کر رہے ہیں, تو اس کے اندر کامیاب کیسے ہوا جائے؟ پھر وہ کام چھوڑ دیں. با خدا کھا کے کہتا ہوں آپ نہیں ہو پائیں گے کامیاب, آپ کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے. آپ بچے کو مارے اور اس کو ڈاکٹر بنا دیں, وہ کبھی بھی فائدہ نہیں ہوگا. ایکسپرٹ ڈاکٹر نہیں بنے گا. ڈگری لے لے گا ڈاکٹر کا, کلینک بھی کھول دے گا, اس کی کلینک پہ کوئی نہیں آئے گا کیونکہ وہ ڈنڈا کھا کھا کے سیکھا. ایسا ہی ہے ندیم صاحب, جس چیز میں دل لگے گا اسی چیز میں آپ کامیاب ہوں گے. دیکھیں کھانے کا پکانے کا بھی ہے نا, یہ خواتین کہہ رہی ہیں نا, کسی لڑکی کو پسند نہیں ہے, آپ مجبوری نہیں, بیٹا اب تو عید کا دن ہے, کیا کہیں گے سسرال والے تمہارے. ایسے ہی ہے. تو وہ لڑکی کے لیے تو ایک عذاب جان ہے کہ بھائی مصیبت. ایئر کنڈیشن کچن کام کرنے کا دل ہی نہیں ہے تو وہ پھر اب ایئر کنڈیشن کچن بنا کے دے دو, وہ لڑکی کھانا نہیں بنا پائے گی, کیوں اس کا دل نہیں ہے. عامر جمیل صاحب, سکینہ صاحبہ نے کہا نا کہ عیدی کے حوالے سے وہ بات کر رہی تھی کہ پھپھو کی عیدی کے حوالے سے آپ نے بات کی. حاجی انکل وہ ان کو بہت زیادہ حاجی انکل کی یاد کر رہی ہیں کہ وہ عیدی زیادہ دیتے تھے. آپ کو کوئی بچپن کا ایسا واقعہ یا ابھی بھی ایسا کوئی واقعہ ہو کہ آپ کو پتا ہو کہ سب سے زیادہ عیدی جس نے دی اور وہ دل کے بہت قریب ہو آپ کے, وہ کون ہے سر؟ نہیں, وہ ہمیں نوٹ کے قریب اچھے لگتے ہیں, دل والا چکر نہ کریں اس وقت. ابھی جو زیادہ عیدی دیتا ہے وہی یاد رہتا ہے. سکینہ صاحبہ نوٹ دیے تھے
आप सच सच बताएं, आप तो छोटी सी हो, अगर आपको कोई अच्छा सा कवर दे दे, डोंट यू फील गुड? तो मैं तो बहुत खुश होती थी। ईद उस वक्त एज ही ऐसी थी कि हमें इंसान की वैल्यू नहीं पता होती थी। हाजी अंकल ने 500 दिया, ज़ेबून आपा ने 500 रुपया दिया, तो दैट वाज अ बिग वन एंड स्टिल रिमेंबर व्हेन आई एम साहिबा, आपको याद है ना वो हाजी अंकल जो है, तो आमिर जमील साहब बताएंगे उनको किसने सबसे ज्यादा ईदी दी और आपको याद है? लेकिन वो अगर 50 रुपए देते ना तो ऐसा था नहीं, उस वक्त 50 रुपए 500 जैसे ही 300 रुपया तनख्वाह थी। हमें तो कलर से नोटों का इतना नहीं पता होता था, कलर नोट का कलर। तो हमें होता था कि रेड कलर का नोट लेना है, और रेड कलर का नोट चाहिए, बहुत भारी। हाँ वो बहुत भारी है। अब जो रेड कलर का नोट देता था उसके लिए तो फिर जाहिर है, अच्छा जिस पे ईद मुबारक लिखा होता था वाला नोट, जाली वाले नोट, जाली वाले, पहचान दी आपको, पहचान दी आपको कि जाली कौन सा असली। देखिए ना, वो जब जिससे रेड नोट होता था, हालांकि दूसरे नोट भी थे, जिससे रेड नोट मिलता था बचपन में, उससे बड़ी ख्वाहिश होती थी यार, ये वो रखते थे छुपा के, यार ये रेड नोट मिला, उस शख्स को भी याद, शख्स को भी याद, पता नहीं होता था कि रेड नोट में आएगा क्या, मगर उसको रखते थे कि जी बहुत खुश थे, आज रेड नोट मिला जी। अच्छा, आज के बच्चे भी ऐसे हैं, ये वही बात ना, आप अपने बचपन की बात करें, लेकिन आज के बच्चों की भी बात करें, मेरी भांजी है, भांजा है, वो कहते हैं कि हमें ब्लू नोट चाहिए, अब रेड नहीं, उनको भी अंदाजा है कि बड़ा नोट कौन सा है। ब्लू नोट चाहिए। अब हमारा ग्रैंड किड्स इज 15 मंथ राइट नाउ, तो हमने वो 100 के जैसा कॉपी टू कॉपी नोट नकली दिया और 100 का नोट दिया। वो 1.5 साल का बच्चा उसको पहले देख रहा है और उसने असली नोट उठाया। तो आप सोचिए ये जमाना आ गया अभी तो। अच्छा, आपके जमाने में आपकी अम्मी कहती थी लाओ बेटा ईदी मुझे दे दो। हाँ, सब ले लेती थी, सब ले लेती थी ना। अब इनसे पूछे, कहती है नहीं अम्मी को नहीं देती मैं। देती हो? पहले वाली बच्चियां अलग थी, वो देती थी, बच्चे नहीं देते थे, लेकिन आजकल के दौर के लाओ बेटा दे दो। आजकल के दौर के अंदर आप बताइएगा कि किस तरह की ईदी तो इकट्ठी हो जाती थी, उसको खर्च कैसे करना है ये भी एक बड़ा एक अहम मामला होता था। सिर्फ गिनना नहीं होता, उसको खर्च भी करना होता है। तो क्या पहली चॉइस होती थी कि ये करना है, कहाँ खर्च करती थी मुसर्रा साहिबा? टू बी फ्रैंकली मैं सच बोलती हूँ, नदीम भाई को अंदाजा है, मेरे से बहुत प्रोग्राम कर चुके हैं। अच्छा, मुझे कोई कभी भी किसी क्रेज कभी नहीं रहा कि मैंने ये चीज अपने पास लेनी और जमा करनी। अच्छा। मुझे जमा करने का कभी क्रेज नहीं रहा। कभी मुझे कोई, हाँ मेरे जो अपने पैसे हैं, अपनी ऑन पॉकेट मनी है, चाहे वो अब हस्बैंड दे रहे हैं, उससे पहले वालिद साहब दे रहे होते थे या वालदा देती थी, तो कभी ये क्रेज नहीं था कि मैं उसको जमा करूँ। अगर एक्स्ट्रा है तो बिलीव मी, मैं ढूंढती थी अपने स्कूल में, छोटी थी स्कूल में, कि वो पैसे मैंने जमा करके उस साइड में यूं रखने कि फलां बच्ची के पास बुक्स नहीं होंगी, फलां के पास ये चीज नहीं होगी, मैं उसकी इस तरह से हेल्प आउट कर सकूं। आइसक्रीम खाना, ये सब चीजें आप मुझे, आप बिलीव करें, झूले झूलने का बेतहाशा शौक था और अब भी ऐसा है। अब भी ऐसा है, अगर झूला मुझे मेरे अपने लॉन में भी अगर है ना, तो मैं बड़े घूम घाम के ना झूले पे बैठ के बड़े झूले ले रही थी। कभी अम्मी ने कहा, वालदा ने कहा कि पैसे मेरे पास जमा करवा दो, फिर बाद में ले लेना? नहीं, फिर वो वक्त कभी ना आया हो? नहीं, एक्चुअल वजह ये थी कि क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी और लाडली थी, और मेरी वालदा अब तक इस वक्त भी, हालांकि मैं बिजनेस वुमेन भी हूँ, तो वो अभी तक मुझे देती भी आ रही हैं। कभी उन्होंने लेने वाला हाथ नहीं रखा कि बेटे मुझे दे, बाखुदा। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं इतनी देर से आप लोगों की सुन रही थी, एक इंटरेस्ट होता है कि जी यार मैंने ये किया, मुझे फॉरएवर वो ईद याद रही। मैंने इस तरह से किया कि मुझे बहुत शौक था लड़कों की तरह जो है ना अपने वाले साहब के साथ जाने का, और जी मैंने तो जाना है, मवेशी मंडी जाना है, हर हाल खरीदना है, मुझे जाना ही हर हाल में है। तो वाले साहब ने, सबने कहना है कि क्या लड़की को लेके जा रहे हो। वाले साहब ने पहले तो यूं देखना मुझे, फिर उसके बाद हाथ पकड़ना, पीछे अपने छुपा लेना, तो छुपा के जब गाड़ी में बैठने लगना तो बैठा, अरे ये तो कैसे आ गई मेरे साथ ना, मंडी में लेके घूमना। तो मेरी छोटी बहन जो थी वो बहुत छोटी थी, तो मतलब ये थी कि वो उस वक्त अगर 10 साल की थी तो मैं लाबाला 12-1 साल की थी। तो वो मैंने, मेरी दोस्त थी, उसकी सालगिरह थी, मेरी बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी दोस्त थी, तो मैंने उसकी सालगिरह के लिए बड़ा खूबसूरत सा लहंगा बनवाया अपनी वालदा को फरमाइश करके कि मामा ईद के 4-5वें दिन उनकी सालगिरह है, तो अपनी ईदी से बनवाया आपने? हाँ। अच्छा। तो मैंने कहा मुझे बनवाना है, तो बहन को नहीं लेके गए। तो नदीम भाई उन्होंने मुझे, वो आज तक मुझे हंसी आती है कि बचपन में बच्चे किस किस तरह की सजा देते हैं अपने बड़ों को भी। तो वो मेरा लहंगा उसे पता था कि मैंने पहन के जाना है ईद के चौथे दिन। उसने ये गुस्सा दिखाते हुए कि जी इसने मुझे लेके नहीं गई है, बड़ी बाजी चली गई है, वो लहंगा उसने पहना
पूरी गली में ज़ाहिर बात है वो छोटी सी बच्ची वो पहन के लटकन पटकन करके वो नीचे से हशर नशर करके आई तो बर्बाद करके रख दिया। तो अम्मी ने कहा बेटे ये तो आपकी बहना का था। नहीं तो वो बाबा के साथ चली गई है ना, उनको भी पता चलेगा। अच्छा जब मैं आई ना, अब वो माशाल्लाह डॉक्टर हैं खुद, तो वो जब मैं जब भी अब भी मैं जब याद करती हूँ तो मुझे अक्सर कहती हैं बाजी आपको याद है मैंने आपके कपड़ों का क्या शर्ट, क्योंकि नीचे से वो कपड़े उसके पाँव के नीचे आ रहे हैं, गली में आ रहे हैं, वो सारा मेरा लहंगा फट गया। तो आज तक मुझे याद आएगा बचपन जो होता है वो बड़ा मासूम होता है, और अब आज के बच्चे भी बड़े मासूम हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, दौर बदल गया लेकिन बच्चे वैसे ही हैं। अब जब हम अपने बच्चों को देख रहे होते हो तो अक्सर हम कहते हैं यार आप तो कंप्यूटर की औलाद हो, हमारी औलाद नहीं लगती, कंप्यूटर की औलाद हो, मोबाइल की औलाद, कंप्यूटर की औलाद, मोबाइल की औलाद हो। वो इसलिए समझ में आया देर से कि देखिए वो समझते थे कि बच्चा खाने वाला हो, ताकतवर हो, इस तरह का हो, और आज का बच्चा हम कहते हैं, अब हम कहते हैं कंप्यूटर की हो, तुम जो है ना मोबाइल जनरेशन हो। तो अब हमारे बच्चे कहते हैं ये क्या मोबाइल जनरेशन आपने लगा के रखा हुआ। मैंने कहा जब आपके बच्चे होंगे जिस तरह हमें समझ में आ गया आपको भी समझ आ जाएगा, जब समझ में आता है तो फिर मामला बहुत आगे जाता है। आमिर साहब जिस तरह की ईदी जमा करने की बात हुई आपने बताया, खर्च कैसे करते थे ये सवाल अभी तक बाकी है। जी खर्च के लिए तो वो ये होता था पहले क्या टारगेट होता था, मुझे क्या करना है? पहले टारगेट था खिलौने लेके आने। अच्छा खिलौने भी लेके आने, कुछ अच्छी साइकिल पहले तो जमा करते थे, ज़्यादा ईद जमा हो तो साइकिल लेके आनी है, अगर कम ईद जमा हुई तो छोटे छोटे टॉयज़ लेके आने हैं। लाइक छोटे से थे हम, जैसे रिवॉल्विंग टॉयज़ होते हैं वो लेके आने हैं। फिर वालदा कहती थी सारे पैसे खर्च कर दिए, कुछ रखे नहीं। मैंने कहा सबके ले आया, कुछ भी नहीं रखा। तो ये बड़ा बचपन में ऐसी यादें रह जाती हैं। अभी बच्चे हैं वो उनका शौक होता है कि मोबाइल लेके आए, मोबाइल नया वाला, छोटे बच्चों का से लेके बड़े बच्चों का, बेहतरीन मोबाइल और गेम खेलने के लिए 5 साल के बच्चे के बाद मोबाइल उसके जेहन में आ जाता है कि मुझे मोबाइल लेना है। उससे आप पूछे नहीं अब बेटा मैं आपको अच्छा सा टॉय दिला दूं, बाबा मुझे मोबाइल दिला दे। और वो बर्बादी, आप ये वो बर्बादी है। साजिद अब आप भी बता दीजिए। मैं तो मेरी पहली चॉइस ये होती थी ऊंट की सवारी जो है ना मुझे बहुत पसंद थी, और मैं जो ना वो ऊंट के लिए ऊंट पर आपका वजन बहुत कम हो जाता है अगर आप रोज राइड करें। हाँ, और बड़ा मजा आता था। अभी भी अगर आप ऊंट के ऊपर बैठे हैं तो बहुत ज्यादा, और इसीलिए जो है ना साजिद आपका वजन कम ही इसीलिए आप ऊंट पर सवारी करते शायद ये वजह हो, और अभी भी मैं करता हूँ बाज़ दफा जब भी मौका मिलता है ना मुझे, तो मैं ये मौका जो है ना जाया नहीं करने देता। और सबसे ज्यादा ईदी किससे मिली थी आपको? मुझे मेरे नाना दादा जो होते थे ना वो जो बड़े थे ना, दादा और नाना वगैरह, ये सब बड़े अच्छे लगते। और आप किसको देते हैं? अपने बच्चों को देता हूँ। और हमें तो कभी नहीं दी आपने ईदी। आप इस दफा जरूर, आपसे प्रोग्राम के बाद आपसे मुलाकात होगी। आप बताएं कहाँ खर्च करती थी ईदी, अभी कहाँ खर्च करती है? मैं तो वही आइसक्रीम खाने पे, चाट खाने पे और इसी सारी चीजों में खासी बच जाती होगी, फिर क्या करती है? हाँ अच्छी खासी कभी बनती भी थी, कभी नहीं भी बनती थी, कभी कभी उम्मीद होती थी नानी देंगी लेकिन नहीं देती थी, तब दुख होता था बहुत। ये सूरत हाल थी। ये भी याद रहता है कि कौन ईदी नहीं देता और कौन ज्यादा ईदी देता है, ये चीजें भी याद रहती है। चले इसी हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, और प्रोफेशनल में कैसे आए और क्या टारगेट था हमारे मेहमानों का, वो टारगेट अचीव हुआ है या नहीं, ब्रेक के बाद इस बारे में बात करेंगे। सबको ईद मुबारक। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद, और ईद की खुशियां मनाने और बांटने का सिलसिला जारी है। नदीम साहब हमारे साथ मौजूद है। नदीम साहब, जिस तरह का प्रोफेशन आपने चूज किया है, आने से पहले क्या पैशन था आपका और क्या सोच थी जिसकी वजह से आपने इस प्रोफेशन को चुना, और क्या मायूसी हुई अब तक, या खुश हैं कि हाँ यार सही मैंने फैसला किया था? देखिए मैं कभी मायूस नहीं हुआ। मैंने क्या कहते हैं बाय डिफॉल्ट, या मुश्किलात तो आई होंगी ना, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल सब कुछ। मैं छोटी सी आपको मिसाल बचपन की सुनाता हूँ। अम्मी ने कहा अपनी ईदी दो, मैं रख लेती हूँ। 1 साल बाद अम्मी कहती मैंने तुम्हारी ईदी नहीं रखनी है, क्योंकि पूरा साल तुम कहते हो मेरी ईदी में और उससे ज्यादा खर्चा हो जाता है। मैं पूरा साल अम्मी से पैसे लेता था, अम्मी वो मेरी ईदी वाले आपके पास पड़े, बेटा खत्म हो गए। नहीं अम्मी आपके पास है। तो मैं हमेशा से मैं बड़ा पैसों को मैंने हमेशा से इस्तेमाल किया, और आज भी मैं लोगों से कहता हूं कि पैसे को खर्च करोगे तो बिजनेस में। अच्छा, शुरू से ये आदत थी आपकी कि पैसे किस तरह इस्तेमाल करने और किस चीज के अंदर इस्तेमाल? उन्होंने बता दिया ना, मल्टीप्लाई कर करके इस्तेमाल करते थे वो। देखिए मैं हर चीज को जो है ना, मैं आपको बताऊं, हम बचपन से है ना बच्चों को सिखाते हैं पैसे गुल्लक में डालो। मैंने गुल्लक कभी नहीं इस्तेमाल किया। मैं क्या करता था, मैंने पतंग ली,
बड़े खूबसूरत से सबसे बेहतरीन पतंग। दोस्त था, यार बड़ा अच्छा पतंग है। मैंने कहा कितने में? 1 रुपए में। 8 आने में खरीदता था, 1 रुपए में दे दिया। अच्छा, बिजनेसमैन है बचपन से। अब गया मैंने, बिजनेस माइंड होता है ये। अब मेरे ज़हन में होता था, मुझे पता है कि यार इसे, अच्छा मैं हमेशा से वो पतंग चूज करता था जो सबसे मुख्तलिफ हो, क्योंकि आम पतंग में तो कोई मुझसे 8 आने में नहीं खरीदेगा। तो मैं ढूंढता था कोई कैसी, किसी की दुम लंबी लगी हुई है, किसी की दुम टेढ़ी है, मैं वो खरीद के लाता था। अच्छा मुझे ये भी पता होता था कि ये चीज़ है ना, फिर मैं उड़ाता था तो लोग कहते थे वाह यार तुम्हारी पतंग बड़ी ज़बरदस्त है। तो मेरे जहन में हमेशा ये होता था, मैंने हमेशा दिल से काम किया। अच्छा, मैंने कभी जो काम किया दिल से जो किया। काम किया मैंने शिपिंग इंडस्ट्री में जब स्टार्ट लिया अपनी ज़िंदगी का, तो शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर सारे, जब मैं एंटर हुआ, बाबे थे, बड़े बड़े बुजुर्ग थे। अच्छा। और मैं वाहिद इंसान था जो छोटा सा एक बच्चा था। मैंने स्टार्ट किया तो वहाँ पे भी मैंने क्या किया, इतनी डेडिकेशन के साथ, इतनी जैसे कहते हैं ना दिल से जाके काम करता था। और फिर मैं कोशिश करता था कि कोई ऐसा मुख्तलिफ काम करूं जिससे मैं अपनी मनमानी पैसे ले सकूं। अच्छा, हाँ, काम अगर आप मुख्तलिफ करेंगे तभी आपको ज़्यादा मैं पैसे यही मिलेंगे। कहता था, रिवायती तौर पर तो कुछ एक्सपर्ट भी नहीं बनना होता। है। देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, अब आप देखिए एक्सपर्ट जब तक आप नहीं बनेंगे ना, आपकी वैल्यू नहीं है। ऐसा ही है। बिल्कुल। और एक्सपर्ट उस वक्त बनेंगे जब आपको उस चीज से मोहब्बत होगी। ये मोहब्बत जो है ना, बर्बाद भी करती है और आबाद भी करती है। और ये मोहब्बत होती है, की नहीं जा सकती, ये वाली बात कह रहे हैं आप? नहीं, देखिए मोहब्बत दिल से किसी भी चीज की आपको आ जाए, ठीक है ना, खाने से मोहब्बत हो जाए ना तो आप खाना छोड़ नहीं सकते। ऐसा ही है। ठीक है, आपको किसी भी, अच्छा हमारे यहाँ जो है ना सीजनल मोहब्बत है, और वो 1 मिनट नूडल वाला मोहब्बत होती है। अभी इससे मोहब्बत हो गई, फेसबुक पे दिल तो ऐसे आते हैं जैसे कि पता नहीं 1000 दिल आ रहे हैं टकाटक। फ्लड कह सकते और हैं। हर लड़की, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। अब मैं सोचता हूँ कभी अब अभी भी ऐसा होता है आपके साथ क्या? जी अभी भी ऐसा ही होता है? मैं बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई अभी आपको तो फिर दिल बेचने पड़ेंगे। देखिए मैं बहुत सच्ची बात कहता हूँ, ये जो है ना, देखिए बात ये होती है, मैं कहता हूँ अगर किसी से भी मोहब्बत है, आप जो है ना दिल को मामूली ना लें। हमारे यहाँ तो यूं टाइप किया और 150 दिल चले गए। और जो एक आई लव यू है वो ऐसा हो गया नज़ले जुकाम की तरह। हर किसी को बांटा जा रहा है। अच्छा आई लव यू, तो ये हमारे को दिल को समझा ही नहीं है किसी ने। दिल को बदनाम कर दिया। जब कोई खराब काम हो, ये तुम्हारा दिल मरवा देगा तुम्हें, ये तुम नहीं समझ रही, दिल से शादी नहीं होती, अकल से करो। वो गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ठीक है भाई, अम्मा सही बोल रही थी। फिर जब उधर गए, गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, सब कुछ है, मगर क्या मैं करूं, क्या मेरा दिल नहीं है। मेरा दिल नहीं है। दिल नहीं है, हर चीज। दिल नहीं होना, आपको खाना भी नहीं बना सकते। रिश्ते भी दिल से बनते हैं। आज मेरे पास कोई रुतबा आ गया तो सब देखें, वो ऐसा होता है ना जैसे गवर्नर बदलता है, लोग फेसबुक पे फौरन मेरी गवर्नर साहब के साथ तस्वीर पिक्चर। लगाकर, हाँ। ये यहाँ से निकले नया गवर्नर आया, उसकी तस्वीरें फेसबुक में ऐसा ही है। तो वो रिश्ते ऐसे ही होते हैं। कोई आपकी मोहब्बत नहीं होती उस गवर्नर साहब से। अभी ये माशाल्लाह कल को बन जाएंगी मिनिस्टर साहबा, ये क्लिप निकालेंगे, आप लोग डालते रहेंगे फेसबुक पे। हाँ, कि हमारे साथी तो प्रोग्राम। साथी, अरे रिश्तेदारी मेरी तो बचपन की मोहब्बत है, और हम तो बहन थी मेरी। तो ये जो चीजें है ना, ये हमारे को दूर कर रही है। असली रिश्तों से रिश्तों से। लाएं, दिल को समझें, दिल से काम लें। ये दिल ही है जो दिल दिमाग को में। समझना चाहिए और मैं- दिल से काम लेना मैं चाहिए। आज आपको बता दूं, जहां पे भी आप देखें, चाहे वो किसी भी मजहब के आप किताब उठाएंगे, कहते हैं दिल से। जब तक दिल से अंदर आप से। नमाज नहीं पढ़ेंगी ना, तो आपकी दुआ भी कबूल नहीं होगी। आप कहेंगी मैं तो 10 साल से नमाजें पढ़ रही हूँ, मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। और बाज शख्स की एक अल्फाज दिल से निकला हुआ होता है, वो दुआ कबूल हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बस ये पीर बाबाओं के चक्कर में ना पड़े, पीर बाबाओं के कि चक्कर में ना तावीज़ पड़े। दूंगा और फरहत महबूब नियाज़ी साहिबा, कदमों आप में होगी। बताइएगा कि इस प्रोफेशन में आने से पहले क्या सोच थी, फिर प्रोफेशन में आने के बाद क्या क्या मुश्किलात सामने आई, क्या क्या चैलेंजेस दरपेश थे? देखें बेटे, मुझे तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस रहे, टू बी ऑनेस्टली। अच्छा, जो सोचा था आपने वैसे ही वो पा लिया आपने? जी, मैंने बड़ा है जो ठान लेती हूँ उसको करके दिखाती हूँ। चल देखिए, मेरी फैमिली में असल में आपको सच बताऊँ, क्योंकि मेरा जो ताल्लुक़ है वो मियाँ वाली फैमिली से है और न्याजी हूँ बाय कास्ट, तो वहाँ पे हमारे यहाँ बच्चियों को पढ़ाना बड़ा मायूब समझा जाता था।
تو میرے والد نے مجھ سے بے پناہ محبت کی. بے پناہ. ہر شخص اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے, ہر طرح کی محبت کی, پر وہ اپنی فیملی کے ہاتھوں مجبور تھے کہ نہیں بس بچی کو اتنا پڑھا لیا کہ خط لکھ لے گی بہت ہے. 5th کلاس میں ہمارے یہاں بورڈ کے پیپرز ہوتے تھے, تو میں نے اپنی ڈسٹرکٹ میں ٹاپ کیا. تو میرا پورا اسٹاف چل کے میرے والد صاحب کے پاس آیا کہ نیازی صاحب ان بچی کو آپ پڑھائیں, اور انشاءاللہ ایک ٹائم ایسا آئے گا. ابھی ریسنٹلی 1 سال پہلے میری اس ٹیچر کی ڈیتھ ہوئی, اللہ پاک ان کو کے درجات بلند فرمائے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے کہنے پہ جو ہے نا ان کو پڑھائیے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بیٹوں سے زیادہ آپ کے لیے نام پیدا کرے گی. ٹھیک ہے جی. ان کے کہنے وہنے میں کر کے جو نیئرسٹ اسکول تھا 8 تک مجھے وہاں ایڈمیشن کروا دیا. تو میرے پاس کوئی میرے لیے ہوم ٹیوشن کے لیے ٹیچر نہیں آنا. بھائیوں کے پاس 9 میٹرک میں جب تھے تو ان کے پاس ہوم ٹیوٹر آ رہا ہے, انہیں پڑھا رہا ہے. تو میرے کمرے اور بھائی کے کمرے, آپ کے پاس نہیں تھی؟ نہیں, میرے پاس اس لیے نہیں تھی کہ بھائی لڑکی ایسے پڑھنا ہی نہیں ہے نا, اور کوئی ایسا نہیں تھا کہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے. 2 لڑکوں کے لیے آ رہا ہے تو میرے لیے کیا ایشو تھا. تو جو میرے کمرے والا جو اور بھائی کے کمروں میں جو تھا, تو اس میں جالی کا دروازہ لگا کے سائڈ میں بیٹھ جاتی تھی. میتھمیٹکس, فزکس اور کیمسٹری جو بھی وٹ ایور ان کو پڑھا رہے ہوتے تھے میں سن رہی ہوتی تھی اور میں اسے نوٹ کر رہی ہوتی تھی. جب میرا رزلٹ میٹرک کا آیا تو میرے اپنے دونوں بھائیوں سے رزلٹ بہت اچھا تھا میرا الحمدللہ. تو میرے والد صاحب کو میری ٹیچرز نے آ کے کہا کہ ہم نے آپ کو کیا کہا تھا. اس کے بعد بلیو کریں کہ میرے والد صاحب میری وہ ڈھارس بنے کہ میں سمجھتی ہوں کہ میں نے اپنی لائف میں شاید اتنا سپورٹ کسی کو نہ دیکھا ہوا, سپورٹ کرتا ہوا مجھے. انہوں نے کہا پڑھو بیٹے, جتنا کر سکتی ہو پڑھو. زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ فیملی کے لوگ مجھ سے بات نہیں کریں گے, نہ کریں. لیکن اس میں بھی والد صاحب نے بہت دفعہ مجھے چھڑایا کہ بیٹھ جاؤ بیٹے, یوں نہیں کرو. لیکن میری والدہ صاحبہ نے مجھے بے تحاشا سپورٹ کیا, بہت زیادہ. بس وہ کہتی تھی میرے بھائی نہیں بات کریں گے آپ سے, نہ کریں, میرا رشتہ ہے نا, میرے بھائیوں سے نہ کریں, بٹ میں اپنی میری بیٹی کی خواہش ہے پڑھاؤں گی, میں سے پڑھیں. آپ کی بہن ڈاکٹر ہیں, ان کو بھی یہی مشکلات؟ نہیں الحمدللہ, میں کیونکہ ان کے لیے ڈھارس بنی, میں رول ماڈل بنی الحمدللہ اپنے پورے گاؤں کے لیے. تو اور خواتین کی مشکلات میں کہہ رہی ہوں کہ میرے وہ ماموں جو میرے لیے سخت الفاظ کہا کرتے تھے, ان کی تمام بچیوں نے مجھے دیکھتے ہوئے ماسٹر کیا. اچھا جی الحمدللہ. تو وجہ کیا تھی, لیکن میرا دماغ میں ایک ایم تھا کہ میں نے اس کو ہر حال میں پورا کرنا ہے. یہ خاندان واندان ایسا کچھ نہیں ہوتا. خاندان میں یہ کون سی بات ہے کہ جی کوئی بچی یہ کام نہیں کر سکتی, لڑکے کر سکتے ہیں, لڑکی نہیں کر سکتی. دماغ میں تھا, چیلنج تھا کہ میں بھی اسی خاندان کی ہوں, میں انہیں شکست دوں گی, اور الحمدللہ شکست دی. اس کے بعد لے لیں کہ میں نے کہا جی میں بزنس کروں گی. تو جی میں نے اپنے لیے ایک اسٹارٹنگ جو لیا تو بہت تھوڑے میں نے کپڑے جو خواتین جیسے گلی محلے میں ہوتی ہیں اچھی جو ہے نا اسٹیچنگ کر لیتی ہیں یا اچھی ہینڈ ایمبرائڈری کر لیتی ہیں, وہ اسٹارٹ کیا. جب میں 2nd ایئر میں آئی تو میں نے اپنی بوتیک اسٹارٹ کی. اچھا. اور اسی طرح سے پھر میں نے جیسے FSC کر لیا اور BSc میں نے ایڈمیشن لیا, تو میں نے ایک اسکول کو کہا کہ میں جانے لگی. تو میرے ٹیچر تھے, کہنے لگے بیٹے کہاں جا رہی ہو؟ تو میں نے کہا سر میں چاہ رہی ہوں کہ میں کوئی بھی ایک سبجیکٹ کسی بھی اسکول میں فری آف کاسٹ پڑھا کر آیا کروں. تو کہنے لگے نہیں, چھوٹے پیمانے پہ سٹارٹ کرو, اپنا اسکول سٹارٹ کر دو. میں نے کہا لیکن میں تو بھی پڑھ رہی ہوں. انہوں نے کہا بیٹے آپ کر لو, لوگوں کے لیے محنت مت کرو, اپنے لیے کرو. لوگوں کے لیے محنت کرو گی 10 سال بھی کرو گی تو 10 سال بھی وہیں روکی رہو گی, اور اپنا جب کرو گی کام 10 سال میں محنت کرو گی. تو میں وہاں سے واپس آ گئی. واپس آئی, 2nd ڈے فادر سے کہا کہ میں اپنا اسکول سٹارٹ کرنا چاہتی ہوں, آپ کے پاس جگہ ہے, آپ نے رینٹ پہ دی ہوئی ہے, آپ مجھے یہ جگہ دے دیں. سیدھی سی بات ہے کہ وہ جگہ میری 500 یارڈس پہ تھی. اب اس کا اچھا خاصا رینٹ آ رہا تھا, اور میں نہیں بیٹے یوں نہیں. میں نے کہا نہیں بس آپ نے مجھے اجازت دے. اجازت تو دی انہوں نے. پھر وہی میرے ماموں, یہ کوئی اچھی بات ہے, لوگ کہیں گے پڑھا رہے ہیں بچی کو تو یہ کام کر رہے ہیں, ہم یوں کر رہے ہیں. دماغ میں یہ ہوا کہ نہیں میں نے اس کو اسٹارٹ کرنا ہے. اب بلیو کریں صبح میں 5 بجے اٹھ جاتی تھی, کیونکہ اس وقت میرے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں کوئی آیا بھی رکھوں, میں کوئی صفائی والی بھی رکھوں. کرایہ افورڈ کرنے بڑی بات ہے. نہیں کرایہ نہیں تھا, جگہ اپنی تھی. تو بلیو کریں کہ میں نے جس بندی نے اٹھ کر پانی کا ایک گلاس نہیں پیتی تھی, گھر میں لاڈلی, میں جلدی جلدی جانا, نماز پڑھنی, فوراً پہنچ جانا, اس اسکول کے ہاتھے کا جھاڑو بھی لگا دینا, پوچھا بھی لگا دینا, سب کچھ کر دینا. ایون کہ واش روم بڑے شوق سے دھونا کہ نہیں یار یہ صاف ہوں گے تو بچوں کے پیرنٹس یا بچے جب آئیں گے نا تو ان چیزوں سے صفائی سے ایڈمائر ہوں گے. تو یہ چیزیں ساری کر کے الحمدللہ اس وقت اس کراچی شہر کے اندر میرے پاس 6 کیمپس ہیں میرے الحمدللہ. اور وہ اسکول جو بنایا تھا وہ ابھی اس میں ابھی بھی محبت میں سب سے زیادہ اسی اسکول میں جاتی ہوں. اچھا. اسی میں جاتی ہوں. اس کے بعد یہ تھا کہ جی ہمارے ہاں
کوئی بھی کسی صورت میں سیاست میں تو اب خود سوچیں جو پڑھا نہیں رہے وہ سیاست کیسے کرنے دیں گے, سیاست میں کیسے کیسے آنے دیں گے. تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ میری آئیڈیل تھی ہیں اور انشاءاللہ رہیں گی جب تک میں زندہ ہوں. مسرت نیازی صاحبہ یہ بہت بڑی بات ہے, کیونکہ پیرنٹس اگر سپورٹیو نہ ہو خاص طور پر بچیوں کے لیے تو بہت مشکل ہو جاتی ہے آگے. نہیں سپورٹ تو دیکھیں کسی نہ کسی طرح تو تھی, جب جگہ میرے پاس نہ ہوتی تو میں کچھ نہ کر سکتی نا, کہ فادر نے مجھے جگہ پرووائڈ کی اور یہی کہا کہ تھک ہار کے خود ہی بیٹھ جائے گی. اصل میں آپ کو بتاؤں مسرت صاحبہ کا ایک واقعہ میں بتاتا ہوں. سر یہ واقعہ ہم پوچھیں گے اور سنیں گے بھی صحیح, کیونکہ ابھی بریک کا ٹائم ہے, تھوڑا اچھے طریقے سے آپ بڑا کر کے واقعہ سنائیں گے. صاحبہ کا وہ واقعہ سناؤں گا جو شاید یہ بھول گئی ہے. ٹھیک ہے, اور پیپلز پارٹی سے بھی اس کا تعلق چلے. لیکن میں ایک اہم چیز کہ مسرت صاحبہ کے والد صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا ہے کہ انہوں نے آغاز کیا اور اس چیز کو, اور انہی کی وجہ سے آج کل پاکستان کے اندر جو مسائل تھے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں, کہ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے لوگوں کے اندر اویئرنیس بڑھتی جا رہی ہے. اصل میں ایگو جب تک ختم نہیں کریں گے نا, کہ فیملی کی ایگو ہے بھائی, کیا ہے ایگو, سب سے زیادہ آپ کے لیے آپ کے اپنے بچے ہیں, وہی آپ کے لیے سب کچھ ہے, اس کے علاوہ تو ایگو کو ختم کرنا چاہیے. اپنے فرسٹ بگنر اسکول کے باتھ روم تک صاف کیے, تو ایگو تو رہا ہی نہیں نا کوئی. ایگو بالکل نہیں رہا, اور ایگو رہنا بھی نہیں چاہیے. پروگرام بھی مزے مزے کی باتیں ہو رہی ہیں, پروفیشن کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں, مزید بھی باتیں کریں گے. ابھی وقت ہوا ایک چھوٹے بریک کا. سب کو عید مبارک. ویلکم بیک جی. عید کے خصوصی پروگرام میں معزز مہمان موجود ہیں, مزے مزے کے قصے سنا رہے ہیں, تجزیے بھی ہو رہے ہیں, اور ساتھ ہی بتا رہے ہیں کس طریقے سے عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, بچپن کی یادیں اور اب کی یادوں میں کیا فرق ہے, بچپن کی عید میں کیا کیا تھا اور اب کی عید میں کیا کیا جاتا ہے, کیا کیا چیزیں مختلف ہو گئی ہیں پہلے کی عید میں اور اب کی عید میں. ساتھ ہی پروفیشن کے حوالے سے بھی اس پروگرام میں بتایا جا رہا ہے. ندیم صاحب, آپ بریک سے پہلے کوئی قصہ سنا رہے تھے مسرت صاحبہ کا, وہ سنا دیں ذرا. ہم ایک پروگرام کر رہے تھے تو ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے, تو میں نے کہا دیکھیں جی, ایک تو آپ لوگوں میں کسی میں ہمت نہیں ہے کہ اپنے پارٹی کو کچھ کہہ سکے. جو پارٹی بولتے ہیں آپ بولتے ہیں یس سر یس سر, وہ بابا بلیک شپ والی. پھر انہوں نے کہا نہیں جی میں ایسی نہیں ہوں. میں نے کہا ایسی نہیں ہے تو چلیں سی وی یو کا جو کچرا ہے, مسئلے مسائل ہیں, اس کو آپ صاف کروائیں نا. تو انہوں نے کہا جی وہ تو ڈی ایچ اے کے انڈر میں آتا ہے. میں نے کہا آپ نے بات بالکل ٹھیک کہی. جب پروگرام ختم ہو گیا میں نے کہا میڈم آپ بول تو سکتی ہیں. ہاں میں ضرور بولوں گی. انہوں نے کہا اور پیپلز پارٹی نے کیمپین بنایا اور وہ باقاعدہ اس بیچ کو صاف کیا گیا. مجھے یہ خوشی ہوئی کہ انہوں نے جو بات کہی تھی صحیح تھی, ڈی ایچ اے کے انڈر میں, مگر انہوں نے اس کو اپنی پارٹی کو کہا کہ ہم مجبور نہیں ہیں, ہم صاف کر سکتے ہیں, ہم کیوں نہ کریں. اور ان کی کامیابی اس کے بعد سے مجھے لگا نہیں, اب میں نے کہا یہ وہ نہیں ہے کہ ایکسکیوز, ورنہ یہ کہہ سکتی تھی جناب یہ تو کام ہمارا ہے ہی نہیں, مگر انہوں نے کیمپین کیا اور لوگوں نے اتنی تعریف کی کہ بھائی اب وہ, اور اس کے بعد کیا ہوا, پھر ڈی ایچ اے نے صاف کرنا شروع کر دیا اور اب پراپر صاف بھی ہو رہا ہے. تو یہ کچھ کر رہی تھی آپ, کچھ چاہ رہی تھی بتانا. جی آپ نے مجھ سے پوچھا تھا نا کہ دیکھیں دو چیزیں تو میں نے منوائی اپنے پیرنٹس سے, اپنی فیملی سے. اب حکومت اپنی پارٹی سے بھی منوا رہی ہیں آپ چیزیں؟ الحمدللہ منواتی ہوں جی, بالکل منواتی ہوں. میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے, میں نے کہا نا سب سے زیادہ جو تکلیف اور بڑی پریشانی والی بات جو ہوئی نا, جب میں نے پیپلز پارٹی جوائن کرنے کی بات کی, میں چپکے سے کرتی تھی. چپکے سے کیا ہے کہ اپنے روم میں شہید بی بی کی پکچر لگائی میں نے. اچھا یہ کب ہوا تھا, کامیاب بزنس اسٹارٹ کر دیا تھا؟ میں نے سیکنڈ ایئر کے بعد ہی اسٹارٹ کر لیا تھا. سیکنڈ ایئر کے بعد جب میں نے بی ایس سی میں ایڈمیشن لیا تو میں نے اسکول اسٹارٹ کیا. صحیح ٹھیک ہے. اور جب میں ایف ایس سی کی اسٹوڈنٹ تھی تب میں نے بوتیک اسٹارٹ کیا. پارٹی کب جوائن کی؟ پارٹی میں نے کی 88 میں, جب میں فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی. صحیح 88. اچھا اس وقت آپ کی تعلیم جاری رکھنا مشکل تھا, آپ نے پارٹی جوائن کر لی, یہ کیسے ہو گیا اور اجازت کیسے ملی؟ کالج میں جب ایڈمیشن لیا تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے یونین پہ تمام پابندی ختم کی تھی. جب یونین یعنی کہ اسٹوڈنٹ یونین پہ پابندی ختم ہوئی, پہلے تو پابندی تھی, پابندی ختم ہوئی تو ہم اپنی ایکٹیویٹی کالج سے اسٹارٹ کر سکتے تھے. تو میں فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی اور میں نے کہا کہ جی میں نے تو جوائن کرنی ہے. تو جو میرے سینئر تھے اس وقت میری سینئر تھی شیلا رضا صاحبہ تھی اور راہیلہ ٹیوائنا صاحبہ تھی. تو انہوں نے کہا موسٹ ویلکم مسرت, آپ اسٹارٹ کریں. تو میں نے اپنے کالج سے اسٹارٹ کیا, یعنی کہ اسٹوڈنٹ پولیٹکس اسٹارٹ کی, پی ایس ایف سے میں نے اسٹارٹ کیا. اور پھر
जब भी कोई प्रोग्राम्स होते थे पार्टी के, तो मेरी पूरी कोशिश होती थी कि मैं किसी के पीछे छुपा के खड़ी हूँ, ताकि मीडिया में कोई भी फोटोग्राफर पिक्चर ना ले सके, ताकि मेरी फैमिली का कोई बंदा ना देखे। ये छुपके वाला काम मेरा चलता रहा। मेरी जब शादी हुई 2022 में मेरी शादी हुई, तो मेरे ससुर ने, मेरे हस्बैंड जब गए उनके पास दुबई गए कि बेटे और आपकी वाइफ ने पॉलिटिक्स वगैरह तो छोड़ दी ना, सब कुछ छोड़ दिया? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल छोड़ दिया। तो कहने लगे कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वापस आ रही थी 2007 की बात बता रही हूँ। तो वो जोश, वो मोहब्बत, वो बलबलाई ऐसा था कि सब चीज़ें भूल भाल के बड़े नारे लगा रही हूँ, और परवेज़ मुशर्रफ के जो है ना वो उनको नारे उनके खिलाफ लगाना, उनके खिलाफ बोलना, और वो तस्वीर उन्होंने क्या कहा कि हाँ बेटे, अब घर की बच्चियों को और अब घर के जो है ना लोगों को या घर के बछड़े को कहा कि पता नहीं कुछ इस तरह का मुहावरा उन्होंने कहा कि भूला नहीं चाहता। उन्होंने गल्फ का पेपर जो था वो उन्होंने टेबल पर रख दिया, और यकीन करें इतनी बड़ी पिक्चर जो थी ना बीबी के साथ चीखते चिल्लाते और मतलब जो है ना वो मेरी पिक्चर आई। तो कह रहे आप तो कह रहे थे आपकी वाइफ ने छोड़ दिया, और ये मुझे कॉल करके कह रहे हैं आप तो कह रही थी बस मैंने कहा छुपके छुपा के पीछे खड़ी होती थी। बीबी की मोहब्बत में वो जोश, वो खुशी छोड़ी हुई थी कि पूरी फैमिली ने के सामने देख लिया कि वो जो है ना साहब ने कहा कि मोहब्बत होगी तो काम तो वो होगा। असल अंदर से मोहब्बत थी। और आज भी मुझे कई लोग कहते हैं मोहब्बत होगी तो फिर कई लोग कहते हैं, बल्कि मैं इनके सामने कहूंगी, महमूद भाई ने भी स्टार्टिंग में कई दफा, जो इनके भाई हैं, कई दफा मुझे कहा कि यार आप नियाजी हो, आप पीटीआई ज्वाइन करो। मैंने कहा क्यों भाई, क्यों करूं? मैं पैदा ही, मेरी नजर में मेरा रब एक, मेरा रसूल एक, मेरा कुरान एक, तो मैंने पार्टी से भी वही मोहब्बत रखी है, वही मोहब्बत, वही जज्बा है, बीबी से वही मोहब्बत, वही जज्बा है मेरा। सियासी माहौल बनता जा रहा है, ईद का मौका है, चटपटी बातें करने के लिए। ईद में भी तो मोहब्बत, ईद में भी तो मोहब्बत है ना, शहीद बीबी को कैसे हम भूल सकते हैं? ये असल चीज ये आपने मोहब्बत साबित कर नहीं दिया है। कि मोहब्बत सबसे बड़ी जो मोहब्बत बीबी की तरफ से आ रही है ना, हमारे घर में 5-6 नौकर है और उनको सबको बेनजीर की तरफ से एजुकेशन के पैसे भी मिल रहे हैं और इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सबसे मिल बड़ी रहा है। बात जो है ना, अच्छे लोग चले भी जाते हैं तो उनके पास राशन पानी। तो एक और अच्छी चीजें तो बतानी समझे कि ऑन द होल अभी हम सियासत की बातों की तरफ जरा कम जा रहे हैं, क्योंकि इट्स लाइक द ईद प्रोग्राम, बट उनकी सपोर्ट आ रही है। नहीं सपोर्ट की अच्छी चीजों को हाईलाइट भी करना चाहिए, लेकिन आप ही बता रही थी 5 दिन से पानी नहीं आ रहा आपकी गली के अंदर, तो क्या ये चीजें भी तो हाईलाइट करना, ये चीजें भी तो बताएं। 2.5 साल से पानी नहीं आ रहा है। अभी टैंकर जो हमारे को 3,000 रुपए का मिलता था, 8,500 रुपए का टैंकर ये है। कर देंगी, इनको अगर बताएं ये इस मामले को भी हल कर देंगे, मुझे लग रहा है। और देखिए मैं आपको बताऊं, मैं सियासी लेडी तो हूं नहीं, ठीक है, हम तो अपना मेडिकल काम करते हैं और जो भी हमारा अपना काम है, बट इधर एक है कि हम जिस गली में रहते हैं उधर हम अपनी जेब से, हमें किसी ने कोई पैसे नहीं दिए। ठीक, कभी कभी इतना कूड़ा, बड़े बड़े बंगले हैं हमारी कहकशां ब्लॉक 7, इट्स अ बिग हाउसेस डाउन देयर, लेकिन सब अपने घर का गंद जो है ना रोड के ऊपर फेंक देते, दरख्त टूटे हुए हैं, अपने गार्डन को साफ किया बाहर रोड पे। मैं 2-4 महीने में मैं पागलपन का मुझे दौरा पड़ता है, मुझे कुछ प्रॉब्लम है पागलपन के दौरे का, और ये दौरा मुझे लगता है इट्स वेरी गुड दौरा। मैं क्या करती हूँ, हम तो है ना एक ट्रक हायर करते कचरे वाली, और उनको सबको पैसे दे के अपनी गली साफ करा दी, और ये हजारों टाइम मैं पहले कर चुकी हूँ। नाला हमारा उछल ही रहा होता है, हर वक्त 2,500-3 हजार जमादार को अपनी जेब से देना पड़ता है। नहीं ये चीज कराची वालों को मुझे लगता है कि ये हमेशा ही बर्दाश्त करनी पड़ेगी। आप एक बात बताइए, ये जो गिलास आपने रखा है, सिर्फ आपने अपने लिए रखा है या हम भी पी सकते हैं? इसमें कोई खास चीज तो नहीं है? गिलास पर आते हैं आमिर साहब, आपकी जानिब में आऊंगा। जिस तरह की बात हो रही है, आपके प्रोफेशन के अंदर बहुत से केसेस ऐसे आते होंगे जिसके ऊपर आप बाज दफा सोचते होंगे ये केस लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या वजूहत होती हैं कि लोग जो है वो ये इस बारे में अवेयर नहीं होते कि ये अदालत का मामला है, ये आपस में मिल बैठकर हल करने वाला मामला है, तो ये चीज़ें भी होती होंगी। और ख़ास तौर पर कराची के जैसे हालात चल रहे हैं, मुसर्रत साहिबा की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, कि क्योंकि जिस तरह की आपके ऊपर तनकीद होती है, ये भी अब कहा जा सकता है कि तनकीद जायज़ भी है, क्योंकि जो हालात हैं इस वक्त कराची के, हर रोड का जो हाल है, टूटी फूटी सड़कें हैं, पानी के मसाइल हैं, स्नैचिंग हो रही है, बहुत से मसाइल हैं। मजा आएगा, एक जोक सुना दूं मैं इधर मजे का।
और इतना हंसेंगे आप लोग कि सचमुच का जोक है। मैं कोई टीवी का लाइव प्रोग्राम दे रही थी, चैनल मैं नहीं बता रही हूँ, टीवी का कोई लाइव तो कॉल आई मेरे को कि डॉक्टर साहिबा मेरे ओवर ड्यू हो रही हूँ, मेरी प्रेगनेंसी फारिग नहीं हो रही है और मैं नेचुरल बेबी पैदा करना चाहती हूँ ऑपरेशन के सिवा। तो मैं तो आपको पता है मेरी थोड़ी जोक करने की अच्छी सी आदत है। मैंने बोला आप एक काम करें, अपना बैग लेके जो आप बच्चे के लिए तैयार किए हॉस्पिटल के वो अपने साथ लीजिएगा, एक रिक्शा में बैठे और बदर कमर्शियल पे उस रिक्शा पे 2 चक्कर का आप सीधा हॉस्पिटल। बदर कमर्शियल का ये हाल है, आप अंदरून कराची चले जाएं, आप फैसलाबाद चले जाएं, आप दीगर इलाकों में चले जाएं, तो आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर आपकी नज़र भी है, भुगतते भी होंगे, तो इनको हल करने के लिए कभी आवाज़ उठाइए, कुछ किया है और क्या नतीजा निकला उसका? देखिए आपके ईद के प्रोग्राम की तवज्जो से मैं एक बात ये भी कहूँ कि ये बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट हैं। अच्छा, स्टेट को जिम्मेदारी है कि हमें हमें साफ पानी मुहैया करना, हमें जो है वो अच्छे रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर देना, हमें जो है बच्चों को फ्री एजुकेशन भी। जी बिल्कुल। आर्टिकल 9 आर्टिकल 4 से लेके 28 तक तमाम फंडामेंटल राइट्स हैं जो एक बेसिक सिटीजन को स्टेट की तरफ से देने हैं। राइट्स नहीं मिल रहे हैं, अगर नहीं मिलते फिर क्या उसके ऊपर है? फिर उसके लिए आप वकील को फीस दें। आप नहीं फीस आप वकील को फीस दें, वैसे ही रहेंगे, फ्री में सब कुछ। आप फंडामेंटल राइट अपने इन्वॉक करने के लिए हाई कोर्ट्स में जा सकते हैं। हाई कोर्ट कस्टोडियन है। राइट दिलवाना काम किसका है? बेसिक राइट दिलवाना तो अवाम का भी काम है। जब आप चूज करते हैं, अपना नुमाइंदा चूज करते हैं, अपना जब अपना एमपी या एमएलए चूज करते हैं, तो ये चीजें आप लोगों के हाथ में भी है। फिर हम यही समझे कि हर चीज के जिम्मेदार और हर चीज को काम दिलवाने का मकसद जैसे आपने कहा अवाम करे। अवाम जब वोट डालती है तो अवाम की भी जिम्मेदारी है कि उस बंदे को वोट डालें जो सर आजकल तो वोट के ऊपर बहस हो रही है। अब खाली एक बिरयानी के डिब्बे पर वोट नहीं डालना चाहिए। वोट से आता है कौन, वोट से नहीं आता, ये वाली बात ये बहस चल जाएगी फिर सर। ये बहस तो फिर चलते आगे चली जाएगी। और पंजाब में ये सिलसिला है, यहाँ पे बिरयानी के डब्बे के ऊपर भी वोट पड़ जाता है। का प्रोग्राम है और बिरयानी का डिब्बा बहुत तल्ख है, लेकिन है हकीकत यही। नहीं, मेरा जो ड्राइवर है वो बिरयानी के डब्बे पे वोट देता है। हकीकत है सर। तो उसके बाद हम कहीं जी जो बैठा हुआ है नुमाइंदा गवर्नमेंट का वो काम नहीं कर रहा, तो आवाम का भी 50% हाथ तो है ना, वो क्यों लाए? आप देखिए भाई आप मुझे बिरयानी दे, मैं वोट नहीं दूंगी। हमारा मसला पता है क्या है जी? अगर एक महकमे में, फर्ज करें पुलिस महकमे में, अगर 4 बुरे लोग निकलते हैं ना, तो बाकी 6 को भी हम बुरा कह देते हैं। किसी पार्टी में अगर 4 आदमी बुरे हों 10 में से, तो बाकी 6 को भी हम बुरा करते हैं। हमारे यहाँ हम अच्छों की नुमाइंदगी नहीं कर रहे होते हैं। आप अभी फेसबुक पे कोई भी बुरी चीज बता दें ना कि देखें इसके अंदर मक्खी गिरी हुई थी और इन्होंने चाय पिला दी, ओहो 10 मिलियन, मगर ये कोई नहीं कहेगा बड़ी अच्छी चाय पिलाई थी। लेकिन मक्खी को डुबा के पी सकते हो, उसके पूरे पंजे अंदर जाने। देखें ये हमें चाहिए होता है यहाँ पे आजकल चटपटी बातें, हमें चाहिए होता है नेगेटिविटी। इस मुल्क को खा गई नेगेटिविटी। बिल्कुल। पिछले 70 सालों में जितनी बुराई पाकिस्तानी खुद करते हैं उतने दुश्मन भी नहीं करते। पॉजिटिविटी बिकती नहीं है। आप पॉजिटिविटी लाएं, हमारा मुल्क बहुत अच्छा है। आज भी आप यकीन करें, नदीम साहब लोग देखना भी तो यही चीजें चाह रहे हैं ना, व्यूज कैसे आते हैं, लोग देख रहे हैं तो आ रहे हैं ना। नहीं देखिए हमने एक ट्रेंड बना लिया ना। ट्रेंड अच्छा भी ठीक है, मिजाज बन गया कौम का। देखिए मैं नहीं कहता कि कोई एक पार्टी बहुत अच्छी है, कोई एंजल्स की पार्टी नहीं होती दुनिया में, ठीक है, मगर मैं ये कहता हूँ जो अच्छा है उसे अच्छा बोलो, जो बुरा है उससे उस वक्त बुरा बोलो अगर उस आपके बोलने से कोई तब्दीली आ सकती है, ठीक है ना। वरना बेकार में क्योस पैदा करते हैं, ये हो गया वो हो गया, जहां सनसनीखेज खबर, पान की दुकान में दूध बिकने लग गया, खबर ऐसे चलेगी। तो हमारे यहाँ वो ऐसी सनसनीखेज खबरें जो है ना, मसाले नॉलेज की बातें करें, आपके बात करें। आपने हुकूमत के साथ मीडिया को भी घसीट दिया कि हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, खबरें चला रहे होते हैं। मुझे ये बताएं कौन सा आप लोग का मोटिवेशनल प्रोग्राम है? अमेरिका में प्रोग्राम आता है मॉर्निंग शो, मोटिवेशनल मॉर्निंग, जिसके अंदर वो हर नेगेटिविटी जो होती है ना उधर की, उसको डिस्कस करके उसको पॉजिटिविटी में चेंज करते हैं। हमारे यहाँ मॉर्निंग शो से लेके आखिरी शो तक नेगेटिविटी, सर पानी नहीं है, सड़क टूट गई, ये टूट गया, वो टूट गया। अच्छा सर, क्या बाहर मुल्कों में नहीं है? असल में नदीम भाई बात ये है ना कि जिस तरह हम और आप बैठे हुए ना, जिस तरह मेरी बहन कह रही है
आपने भी मुझसे कंप्लेन कर रखी ऑटोमेटिकली कि मेरे इलाके में पानी नहीं आ रहा, उसको क्या नहीं पानी नहीं आ रहा मेरे पास। अब देखें वो कहने को वही है कि DHA में मैं खुद ऐसे ही एरिया में रहती हूँ कि जहाँ सिंध गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे कहा गया, हमें वहाँ के लोगों ने कहा, तो वहाँ भी छोटा सा नहीं, अब तो खैर बहुत बड़ा है, NICVD बना दिया उन्होंने, ठीक है। इसी तरह कहा कि जनाब एक जो है ना हमें हॉल टाइप चाहिए गैदरिंग के लिए, सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की, उन्होंने बना दिया। हम उस चीज़ों को नहीं देखते, नेगेटिविटी लाजमी हम करते हैं। अब जिस तरह से नदीम भाई कहेंगे, मेरी बहन कहेंगी कि जी पानी नहीं आ रहा, जी कसूरवार कौन है जी? मेयर मुर्तज़ा वहाब। अरे भाई, जिनको हम इतनी बड़ी जो है ना रकम एनुअली दे रहे होते हैं, अरे आप वो उसको देखिए, मैं बता रही हूँ 1,500 गटर के ढक्कन लगा के MNA बन सकती है। मैं बता रही हूँ कि वहां पे कुछ नहीं हो रहा होता, इसलिए कि वहां हम सवाल नहीं कर सकते। नहीं मैडम, जब आप सियासत को हटाओ, आपको एक बात 2008 मैं से आपसे अगर आप नहीं, एक मिनट, हुकूमत में चलती मैं आ देखिए, रही हैं तो मैं सवाल बता- बनेगा और अरे जिम्मेदार भाई, भी ठहराया जाएगा। मैं तो वो चीज हूँ, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो फिर आपका पॉलिटिकली प्रोग्राम हो जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जो सर खम करके हर बात सुनती है और सुनने के बाद उस पर इम्प्लीमेंट भी करती है। जहाँ देखें बारिशें, देखिए मेरी बात सुनिए प्लीज, नहीं देखिए एक मिनट, बारिशें जो हुई थी DHA के अंदर, जो बारिशें हुई थी, मुझे बताएं उसका कसूरवार कौन था? लेकिन पीपल्स पार्टी ने काम किया, इसलिए उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमारे लोग इस वक्त मुश्किल में हैं, तो करते हैं, करना चाहिए। बारिशें हुई तो मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब की जानिब से बात की गई कि अब बारिशें होंगी तो फिर तनकीद की जाएगी, कुछ तनकीदी आ जाएंगी, घर में रान नहीं पहुंचाया इसमें। नहीं बिल्कुल, ये अगर आपकी पार्टी की हुकूमत चौथी दफा चल रही है तो आपसे सवाल भी किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि क्या 2008 से पहले कराची ज्यादा बेहतर था या 2008 के बाद कराची ज्यादा बेहतर है? हर किसी का ये जवाब होगा कि कराची बेहतरी से बदतरी की जानिब आया है। तो इसीलिए आपसे सवाल भी होगा, कराची की रोड्स पहले साफ सुथरी थी, पानी भी आता था, इतना हालात भी खराब नहीं थे, लेकिन मुतवातिर तौर पर जब आपकी हुकूमत चलती रही तो आपसे सवाल भी होगा और आपसे इस बारे में बात भी होगी। बेशक आप इस चीज को ऑन करती हैं, बताती हैं कि आपने जो इल्जाम आपके ऊपर लगते हैं उनके ऊपर आप जवाब भी देते हैं और उसको सही रेक्टिफाई करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उसका इतना फायदा होता हुआ बहरहाल कराची के अवाम को नजर नहीं आता। एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कुछ ज्यादा ही सीरियस गुफ्तगू हो रही है, इसको लाइटर नोट के अंदर लेकर आएंगे। एक ब्रेक के बाद सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। वेलकम बैक नाजरीन, चटपटी बातें जारी हैं मेहमानों के साथ और वो भी बता रहे हैं कि किस तरीके से इस ईद में जो है ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं और साथ ही शादी के बाद की ईद और इस तरीके के सारे सवालात किए जा रहे हैं। आमिर जमील साहब ये बताइएगा, फरमाइश तो भाभी से करते होंगे कुर्बानी के फ़ौरन बाद कि ये खाना बनाया जाए या ये डिश बनाई जाए, खुद भी किचन में हेल्प करवाती हैं? सारा काम भाभी से ही करवाते हैं आप? नहीं, जैसे ही किचन में जाते हैं तो वो कहती हैं मुझे हेल्प नहीं चाहिए, आप बैठ नहीं सर, ये जवाब नहीं है। वो ये होता है कि जब कोई खवातीन किचन में हो तो मर्द अगर कोई किचन में जाता है ना, मर्द अगर कोई किचन में जाता है तो वो उनको परेशानी शुरू हो जाती है। लग रहा है भाभी ने समझा के भेजा है, उन्होंने कुछ काटा होगा, हम मुंह में डालेंगे, छेड़ेंगे तो वो मसला खराब ही हो जाएगा। खाने पीने की चीज है तो छेड़ेंगे तो हर चीज को असल में अभी भी थोड़े शर्मीले हैं। नहीं शर्मीले नहीं, भाभी ने समझा कर भेजा है। आप हेल्प कराने की बजाय और काम खराब करा देंगे तो आप बैठ ही जाए, हमें काम पता है वकील है, खराब कर सकते ऐसा बहुत काम खराब कर चुके हैं, तभी भाभी ये बोलती है आपको हर काम करना है। उनकी रेसिपी में अपनी रेसिपी ऐड कराएंगे, जाहिर है वकील है, या आप ये भी डालें। तो सर फिर ऐसे कर दिया करें ना, भाभी को बिठाया करें, कभी खुद कुछ बना के खिला दें। कुछ नहीं खिलाए, मेरे हस्बैंड कढ़ाई गोश्त पूरी दुनिया को खिलाए, चाहे मेरी 40 साल की शादी में इन्होंने एक भी कढ़ाई गोश्त मुझे नहीं खिलाया। खाना पकाने डॉक्टर साहबा ये बगैर फीस के कुछ नहीं करते। अच्छा भाभी अगर कन्विंस नहीं हो रही है तो दलाइल देकर उनको कन्विंस कर लेते हैं आप, और वो हो जाती है? नहीं, उनको कन्विंस करने के लिए उनको कन्विंस करने के लिए होता है कि उनका मूड खराब हो तो उनको कहता हूँ फिर ऐसा है आज है आपको आपकी अम्मी की तरफ ले चलता हूँ, अम्मी से बात हुई तो ऑटोमेटिकली मूड नीचे। तो दलाइल ना काम आते हैं ना दफात लगती हैं, कोई काम नहीं आती, वो पीछे अम्मी काम आ जाती ना, मेरी सास काम आ जाती। एक अहम सवाल, बेगम को ज्यादा कन्विंस करना आसान है या जज को? जज को।
बेगम को कन्विंस करना बहुत जल्दी मुश्किल है। कन्विंस हो जाता है, बेगम नहीं हो पाता। मगर हमारा काम ये है कि फिर वो उनको कन्विंस कर ही लेते हैं, कहीं ना कहीं समझते हैं कि ये कहाँ ये जाके समझदार बीवी हाँ आपकी समझदार कहाँ जाके ये खुश हो जाएगी, थोड़ा इसको उसकी वालदा के घर ले जाते हैं, उसके भाई के घर ले जाएंगे तो वो कुछ वो ठंडी हो जाती थोड़ा है। सा ये कन्विंस करने का आप आप जो कर कह रहे रहे हैं कि अपनी सास के साथ बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है, तो क्या ये लव मैरिज है या फिर इसे हम अरेंज मैरिज कहें? लव मैरिज कह लें, अरेंज भी कह लें, शादी नहीं, एक बताइए, एक लव बात की कहना, ये arrange? एक बात दलाइल डबल दे रहे हैं हम। सियासी जवाब लग रहा है। शादी पर इनको देखा था, देख के फिर वो दिल हार गए। घर वालों ने प्रपोजल भेजा, तो अरेंज कम लव भी कह सकते हैं आप। अच्छा, तो आपने वैसे arrange थी, proper arrange। नॉमिनेट आपने किया, बाकी कार्रवाई घर वालों ने कार्रवाई घर वालों ने की, ठीक है, अच्छी तो बात लव है। कम अरेंज कह सकते चले ठीक है। अच्छा, सुकैना साहिबा, जिस तरह की सूरत हाल चल रही है, बात हो रही है, ईद कुर्बा भी है, अच्छा मौका है, और इस मौके के ऊपर जो है ना डिशें बनती हैं, हम डिस्कस भी कर रहे हैं, मर्द भी बनाते हैं, ख़वातीन भी बनाती हैं। खास तौर पर जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल होता है या पे शुगर होती है, उन लोगों को बहुत एहतियात करनी पड़ती है, और हाथ रुकता नहीं है नहीं, वो ऐसी उस सूरत हाल में, जब सामने 4-5 डिशें हों। आप ये तो देखिए फिर ना, जब क्या आप कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी बात कि एक तो है ना, गोश्त हमको बहुत लंबे अरसे तक प्रिजर्व नहीं करना, रखना चाहिए। क्योंकि हम केमिकल ट्रीटमेंट अमेरिका या फॉरेन कंट्रीज की तरह नहीं डालते, वो एक किस्म के केमिकल डालते हैं। अच्छा। तो उसका एक अच्छा, वो लिमिट केमिकल नुकसानदेह नहीं होते? 101% नुकसान होता है। होते हैं ना? देखिए ना, आप कोई भी जानवर को कुछ भी खिला रहे हैं, वही आपके पेट में तो जा रहा है ना, और फिर आप वही उग रहे हो, वही जिंदगी गुजार रहे हो। तो जब आप गाय का गोश्त प्रिजर्व करते हो तो इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल बहुत बुरी तरीके बैक्टीरिया बहुत बुरे मात्रा में जाते हैं। सही। चाहे वो फ्रोजन हो, चाहे आपने उसको टेंडराइज करके रखा, उसके एक टाइम पीरियड है 1 मंथ अच्छा। और 21 days to 1 month। इसके ऊपर आप रखते हो, आप जहर खा रहे हो। लोग 1-1 साल तक रखते हैं। मैंने देखा हुआ है कि जब कुर्बानी होती है तो 10% बट रहा है और 90% जेब में फ्रीजर जा में रहा जा है, तो ये कुर्बानी नहीं होती। उसमें लोड शेडिंग भी हो रही है, फ्रीजर बंद भी हो रहा है, और उसके वही बाद आप गर्मी भी देखिए आ ना, रही आप है। उसको फ्रिज में एक चीज, आप पानी का ग्लास रख दें कोई भी, और उसके ऊपर एक जो है ना बर्फ पूरा जम जाए तो उसके ऊपर एक सिक्का रख दे, जो भी चवन्नी अठन्नी जो भी है वो रख दे फ्रिज के बड़े यानी बर्फ वाले ग्लास के ऊपर। जब लोड शेडिंग होती है, अगर वो पैसा सिक्का आपका नीचे गिर गया तो समझे कि आपका फ्रीजर 0 हो गया। सही। खत्म। तो दैट्स अ राइट वे जो टू चीज़ सी रखी योर हुई है वो फिश, खराब है। वो खराब है। जो भी अंदर वो सिक्का, जब भी आपने गोश्त रखा, चिकन रखे, कुछ भी रखे, बस एक बर्फ वाला ग्लास का रखेंगे और उसके ऊपर एक सिक्का डाल देंगे। वो किस लेवल पे जाके सिक्का रुका है वो बांट के समझो खत्म कि करें। इतना आपका नुकसान हो रहा है आपकी बॉडी का। सही। एक गोश्त सब खाएंगे, किस तरह खाएंगे? शुगर का इलाज मेरे पास फ्री है, और यकीन करें मैंने मेरी माँ को बख्शा है, और 99 से मैं ये शुगर पाउडर, मेरी अम्मी जिंदा थी तभी से वो पूछती थी कि तुमने 50 जानों को शुगर पाउडर दिया तो 1 पाव गुलाब जामुन खाती थी, ठीक है? तो वो उनका नेचर था। तो मैं कोशिश करती थी जल्द से जल्द 50 लोगों को दे, क्योंकि जब मैंने शुगर का पाउडर बांटना शुरू किया तो 70 रुपीज़ kg था, आज 440 रुपये kg, 4,400 रुपये का kg जा रहा है अभी। इतना ज़माना बीच में मैंने बोला माँ बख्श दी गई होगी, अभी चलो थोड़ा महंगा हो गया, मैं छोड़ देती हूँ। क्या होता है उस पाउडर में, कुछ ये तो बताएं, उसमें ingredients क्या 36 होते हैं? हर्ब्स होती है, करेला होता है, नीम की लिंगोरियाँ होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और डॉक्टर सुकैना 101 हर्बल पे ये पूरा मैंने फॉर्मूला दे दिया है, क्योंकि मैं अब प्लस में जा रही हूँ ज़िंदगी में, डबल जवानी पे जा रही हूँ, मैं बुढ़ापा नहीं बोलती। नहीं, आई नेवर से दिल जवान है आपका, दिल जवान है अभी तक, नहीं, माशाल्लाह। डबल जवान, और मेकअप अच्छा। से मैं और भी छोटी लग रही हूँ, तो आई एम वेरी हैप्पी विद इट। तो उसमें क्या है कि आपकी लबलबा पैनक्रेटिक फंक्शन जिंदा हो जाता है। जिस दिन आपका पैनक्रेटिक फंक्शन जिंदा हो जाएगा, आपके इंसुलिन बैलेंस होंगे, उधर आपका मोटापा कम हो जाएगा, उधर आपको जिनको बच्चे नहीं होते, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, वो भी उससे बन जाते हैं। अच्छा, क्योंकि ये लबलबा सब एक पाउडर के अंदर हो रहा है? एक ही पाउडर में वो फ्री है। और मैं तो बताती हूँ कि इस वक्त पता नहीं कितने करोड़ लोग मेरी इन दवाओं से लबलबा जिंदा कर चुके हैं, और आज शुगर की बीमारी से आउट हो चुके हैं, यानी उनका शुगर बैलेंस हो गया है। खत्म बोलोगे तो इंसान भी खत्म होगा, बॉडी में एक चीज होनी चाहिए, बैलेंस हो गया है। एक उसका इलाज फ्री है। अब 5 बच्चे जो मेंटली और फिजिकली, उनका इलाज भी फ्री है, उनको 2-2.5 साल लगता है। और अब जो एक छोटा सा किस्सा सुना दूं मैं, कि एक बच्चा, मैं मार्केट में थी, बहुत सूखा सड़ा हुआ सा नजर आता, पता चला कि वो 9 साल का बच्चा, और ऐसा लग रहा था जैसे 3 साढ़े 3 साल का बच्चा अच्छा। है।
تو جب وہ مجھ سے بات کیا, اور میری ایک عادت ہے, میں وہ ماسیوں کی طرح دوپٹہ پہن کے بازار چلی جاتی ہوں, کیونکہ بوائے کٹ میرے بال ہے, اگر میں جاتی ہوں تو لوگ مہنگا کر دیتے سامان کہ یہ میڈم آئی ہوئی ہے, تو میں میڈم بن کے کبھی جاتی سامان مہنگا ہو جاتا ہے. ہاں, میرے بالوں کی وجہ سے یہ سب خود چیز فیل کیا آپ نے کیسا ہوتا ہے؟ فیل کیا ہے, ابھی اتنے سالوں سے کام کر رہی ہوں تو سب پتہ چل جاتا ہے نا, بال کو باندھ کے جاؤ تو چیز سستی ملتی ہے, سستی ماسی بن کے جاؤ. I go like a ماسی, nobody knows me. اور جب میں بہت ٹی وی وغیرہ سٹارٹ کیا تو میں بہت ہٹ تھی, تو میں کہیں باہر نہیں نکل سکتی تھی, کیونکہ لوگ مجھے پوچھتے تھے اس کا مشورہ دے کس کو رہی ہے, ماسی جو بندے کا مشورہ دیا ہے. ہاں, یہ ماسی بن کے جاؤ, بازاروں میں جب بھی جاؤ اینڈ آف دا منتھ جاؤ, آپ کو چیزیں سستی پڑے گی, اور کیونکہ آپ کے پاس جیب میں پیسے نہیں, گھر چلانے کے لیے بجلی کے بل بھی اینڈ آف دا منتھ آتے ہیں, اور بڑھنے بھی ہمیں 9 دن کے اندر ہوتے ہیں, تو وہ ابھی وہ ماسی بن کے جاؤ گے تو وہ سب سستا ملے گا آپ کو. اور اینڈ آف مہینے کے اینڈ میں جائے 20 تاریخ کے بعد راشن پانی جو بھی لینا ہے, آپ نے سپر مارکیٹ کی بات ہی نہیں ہو رہی, کامن بازاروں کی. سکینہ صاحبہ, یہ ساری باتیں میں آپ کی نوٹ کر رہی ہوں, میرے کام آئیں گی. نہیں, ساری دنیا کو کام آتی ہے, ویری اسٹریٹ فارورڈ. ابھی ماسی بننے کی تیاری آپ یہ کر رہی ہیں, ماسی والا کام. When you are in a public figure, you have to go like a masi, because anybody will recognize you and they're going to charge you double. وہ آپ سے زیادہ پیسے لیں گے. آپ اینکر ہے, آپ کو ابھی میں نے آپ کو دیکھا ہوا ہے, آپ کے پروگرام کو, یہ بچی کو بھی میں نے دیکھا ہوا ہے. بٹ کیا ہے کہ اگر آپ بازار نکل گیا, آپ دیکھیے گا کہ آپ کو مہنگا ملے گا, اور اگر آپ ماسی بن کے بعض دفعہ پھر نہیں ملتا, ایسا ہوا ہے. مجھے بھی بہت بار فری ملا ہے, ہاں, لیکن وہ دوسرے طریقے سے فری کا پیسے لے لیتے ہیں. یعنی ایک چیز تو آپ کو گفٹ کر دی, لیکن دوسرے پہ 3000 روپے زیادہ چڑھا دیا. میرے ساتھ بہت ہو چکا ہے. میں تو ابھی ہمارے گلی میں پانی نہیں آ رہا, تو ابھی میں پوری رات آپ ان کو دیکھ کے کیوں بول رہی ہیں پانی نہیں آ رہا؟ بولوں گی میرے بازو میں پیپلز پارٹی بیٹھا ہوا, اور انہوں نے بھی منہ ایسا بنایا جیسے بس دوبارہ یہ موضوع آ گیا. لیاری آ جائے نا, لیاری میں نے بہت کام کیا ہے. وہاں پہ گھر لے لیں, پانی ملے گا آپ کو. آپ اس علاقے میں آ جائیں نہیں, تو جہاں ہم نے میری گرفت ہے, پیپلز پارٹی کو دیا تھا. I given the vote to People's Party. I love People's Party. Thank you so much. جب بھٹو صاحب کا انتقال ہوا تھا تو ہمارے گھر میں کسی نے 3 دن تک کھانا نہیں آپ کھایا. ڈسٹرکٹ ایسٹ میں آ جائیے نا, سیاسی باتوں سے دور ہو رہے تھے. پانی زندگی, پانی پر آ گئے, یہ پانی پر آ جاتے ہیں. پانی زندگی ہے. ڈاکٹر سکینہ 101 ہربل پہ میری فری بکسیں ہیں, جو آپ کے کچن میں جاؤ, 5 کالی مرچ کھاؤ اور تھوڑا سا کالا نمک چٹکی بھر کھاؤ, تو آپ کو جو بلوٹنگ ہو رہی ہے, غصہ آ رہا ہے, گھبراہٹ ہو رہی ہے, ایسڈ فال ہو رہا ہے, وہ 5 کالی مرچ آپ کو. تو یہ ایسی بک ہے میری, ٹھیک ہے. یہ املی کی چٹنی ہے جو آپ لوگ ابھی پیئیں گے. ہم نے اس میں کیا کیا ہے کہ رات بھر جو ہے نا املی اور آلو بخاروں کو بگا کے رکھ دیا, ٹھیک ہے. یہ آپ نے سب کو یہ عید پہ بنانا ہے, کیونکہ آپ کو سب کو پرابلم ہونے والے جو گوشت آپ دبا دبا کے کھاؤ گے, اور جن کا پتا نہیں ہے. ابھی آپ کا ڈرائیور مجھ سے بات کر رہا تھا جو مجھے پک کرنے کے لیے آیا تھا, تو میں نے ان کو پورا راستہ یہی سمجھایا کہ ابھی آپ کی بیوی کو اور آپ کو دونوں کو گوشت چھوڑنا ہوگا. تو بولے میں عید پہ تو نہیں چھوڑ سکتا. میں نے بولا پھر یہ آج میں سکھاؤں گی, سب سیکھ لیجیے گا. تو میں سکھا رہی ہوں. تو ایک بڑے سے برتن کے اندر, وہ سلور کا برتن نہیں ہونا چاہیے, بھلے اسٹیل ہو, کانچ کا ہو, کچھ بھی ہو, اس میں آپ نے اچھی خاصی املی لی, ایک اندازے کے حساب سے, میرا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے, اور آلو بخارا, تھوڑا سا گرم پانی ڈال کے اس کو رکھ دیں. صبح میں آپ اس کو اچھے سے ہاتھ دھوئے, گلوز پہننے کی ضرورت نہیں, جب تک ہاتھ کا مزہ نہیں ہوگا کھانے کا مزہ نہیں آتا, ٹھیک ہے. تو آپ نے اچھے سے نچوڑا, اور وہ جو بچا ہے نا اس کو تھوڑا رکھ لیجیے گا, اس کی بعد کی چٹنی میں بعد میں سکھاؤں گی. وہ پانی آپ کا نکل گیا, اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا سفید زیرہ اور پودینہ بھی تھوڑا سا ڈال دیا. پودینہ ہم لوگ بلینڈ کر کے ڈال دیتے کیونکہ ڈائجیشن کے لیے 101% کام کرتا ہے. اور اس کے بعد ہم نے ایک گڑ کا پانی ایک سائڈ پہ بنا دیا. اب یہ دونوں چیزیں ہم نے الگ الگ بنائی ہے. اب ہم نے بہت سارا یہ پانی لیا, اس کے اندر تھوڑا سا گڑ والا پانی دے دیا, تو کھٹا میٹھا ہو گیا, ٹھیک ہے. کھٹا تو سب نہیں پی سکتے, تھوڑا میٹھا کیا, لیکن گڑ سے. آپ کھانا کھانے کے بعد ایک ٹکڑا گڑ کا کھانا کھا لیتے ہو نا, تو آپ کا پورا ڈائجسٹو سسٹم ہوتا ہے. کچھ شوگر پیشنٹ کو بھی اجازت ہے, اب نہیں ہے تو میں بیٹھی ہوں نا, فری دے رہی ہوں آپ کو, تو آ جائیے گا. دس از ریئلی فری. اور یقین کرے آج تک میری ماں خوابوں میں بھی نہیں آتی تھی. بیچ میں نے بند کر دیا تھا یہی پروڈکٹ, کہ ابھی ممی بخش دی گئی ہوگی, پروڈکٹ بہت مہنگا بن رہا ہے. نہیں تو وہ گلاب جامن جو کھاتی تھی بڑی اونچی برانڈ کا, وہ ہماری کلفٹن پہ سونی سویٹ, اس کا وہ بہت 1800 روپے کلو اس وقت بک رہا ہے. تو آپ یہ سوچے 500 روپے کلو والا نہیں ہے, وہ دہلی کالونی میں مل جاتا ہے.
देखिए ये भी मैंने बता दिया, पर उनका टेस्ट ये। तो मेरी अम्मी पूरा गुलाब जामुन ले लेके ख्वाब में घूमती रहती, कभी जिंदगी में नहीं आई ख्वाब में, और मैंने बंद किया और उन्होंने आना शुरू कर दिया। आपने बहुत अहम बात बताई, और इससे जो है ना नियाज़ी साहिबा से करना चाहूँगी। मुसन्ना साहिबा, आप बताइएगा, बड़ी सीरियस गुफ्तगू हो गई है, शादी के हवाले से बताइएगा, क्योंकि आप कह रहे हैं जो चीज़ मैं ठान लेती हूँ वो मैं करती हूँ। शादी के सिचुएशन में भी ऐसे हुआ, आपने खुद पसंद किया या घर वालों की तरफ से पसंद, अरेंज या फिर लव मैरिज? नहीं, मेरी लव मैरिज। लव मैरिज। इसमें भी आपने जो ठाना वो किया। आपने हर काम जो है ना वो दिल से काम करती है ना, जो सच है वो सच है। दिल से काम कर। मैंने कहा ना कि तमाम चीजों में अपनी फैमिली को मैंने शिकस्त नहीं दी, शिकस्त नहीं कहूंगी, मोहब्बत में उन्हें बताया कि मैं ये कर सकती हूँ, रजामंदी से। नहीं, बाकी हमारी अपने एक ही इलाके के हैं हम लोग, सब कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि पसंद। अच्छा। हाँ, और बाद में तो सारी बात है, पेरेंट्स ने, चाहे मेरे इन लॉज के या उनका, तो फैमिली की तरह थे, एक ही फैमिली में रहते थे, एक ही तरह था। मेरी लव मैरिज है। टाइम तो कम मिलता होगा, लेकिन आप पकाती खुद अपने ईद वाले दिन तो जरूरी तौर पर अपने तौर नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊँ, मैं डेली जो है ना, मेरे बच्चे हो, मेरे हस्बैंड हो, डेली की कम से कम 2 डिशेस सब कुछ कटिंग की हुई मुझे मिल जाती है, मैं बनाती हूँ और बड़ी मोहब्बत से बनाती हूँ। क्योंकि मैं जो हूँ ना, बाहर जाके खाने की ना मैं आदी हूँ ना मेरे हस्बैंड आदी हैं। बच्चों को शौक होता है, लेकिन मैं डेली 2 डिशेस एटलीस्ट घर में डेली ज़रूर बनाती हूँ। और सब कुछ मुझे ये कि कटिंग वटिंग ये सारी चीज़ें हेल्पर है, वो सारे कर लेते हैं मेरे साथ, लेकिन मुझे मज़ा आता है क्योंकि मेरे शौहर जब खुश होते हैं, मेरे बच्चे जब चीज़ों से खुश होते हैं, तो बहुत बच्चे सब अलग अलग सेटल हो जाएंगे, हस्बैंड ही पीछे करने में थोड़ी सी हर्डन्स आई, मुश्किलात आई, या फौरन ही पेरेंट्स मान गए थे? नहीं जी, काफ़ी परेशानियाँ हुई, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मेरी फैमिली तो मैंने कहा ना, इलाका तो एक ही है हमारा, डिस्ट्रिक्ट भी एक ही है वहाँ पीछे जो है, और सिर्फ ये था कि वो मलिक फैमिली से बिलोंग करते थे, मैं नियाजी से थी, तो वो जी ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई, मुसलमान नहीं है हम, तो ये करते अल्हम्दुलिल्लाह भाई मेरे एजुकेटेड हैं, सब कुछ है, आहिस्ता आहिस्ता फिर चलें जी, बहुत अच्छी बात है। और इस मेरी शादी का नहीं पूछेंगे? ब्रेक के बाद आके आपसे और मेरी शादी का जरूर पूछे, मैं बताऊंगी। ये टॉपिक बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, मैं चाह रहा हूँ ब्रेक ले, और ब्रेक के बाद सुकून से आके आपसे बताऊंगी, आप खुश हो और जाएंगे। नदीम भाई के क्या मुस्तकबिल के इरादे हैं, जरा इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे, बहुत अच्छी और मीठी बातें हो रही हैं इस फीकी ईद के अंदर, नमकीन ईद के अंदर, और इस वजह से हम लोग जो है अब कुछ नमकीन तड़का भी लगाने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। सबको ईद मुबारक। वेलकम बैक जी। ईद के इस खुसूसी प्रोग्राम में मौजूद मेहमान मौजूद हैं और यही बात की जा रही है कि शादी उन्होंने लव मैरिज की है या अरेंज मैरिज। सुकैना साहिबा से ब्रेक से पहले नहीं पूछा था, आप बताइएगा आपकी शादी में क्या ट्विस्ट आया, लव मैरिज हुई, अरेंज हुई, पेरेंट्स को मनाने में कितनी दिक्कत आई होगी, मुश्किल हुआ होगा कि अगर आपने लव मैरिज की है तो? मैंने लव मैरिज नहीं की, लेकिन अजीब सी मैरिज थी मेरी। अजीब बहुत ही अजीब सी। अरेंज भी नहीं है, लव भी नहीं है। मैं पता नहीं कहाँ फंस गई हूँ मैरिज के सर्कल में। नहीं, माय हस्बैंड वाज वेरी नाइस पर्सन, रिसेंटली इनका इंतकाल हुआ। और उन्होंने मुझे वेल टू डू सब एजुकेशन कराई, वर्ल्ड वाइड मुझे खुद लेके गए। आई एम वेरी हैप्पी। बट अजीब सी शादी यूं ही कि मैं अपने हस्बैंड को लड़कियां दिखा रही थी। अच्छा। हाँ, जैसे आपको दिखा दिया, उनकी बेटी को दिखा दिया, और सबको बुला बुला के मम्मी के घर पे बुलाते थे मेरे हस्बैंड को दिखाने के लिए। तो और मैं अभी 18 की पूरी नहीं थी। अच्छा। हाँ, आई वॉज नॉट 18 इवन। तो वो जा रहे थे 2-3 दिन के बाद अमेरिका, कोई लड़की पसंद ही नहीं है। मैंने बोला पता नहीं इतना नक चढ़ा हुआ है बंदा है कि वो कोई लड़की पसंद नहीं है। एक से एक लड़कियां दिखाई है, उनकी आंखें बड़ी प्यारी थी, बड़ी बड़ी लैशेस वाली, तो वो मुझे बड़ी पसंद थी। लेकिन क्या है, अपन के कभी गौर नहीं किया, लड़कियां दिखाती थी, कभी खुद नहीं सोचा। मेरा तो माइंड ही नहीं था उस तरफ, मैं तो आगे पढ़ना चाह रही थी, मेरा उस तरफ दिमाग ही नहीं था। और आई वॉज नॉट इवन 18, मेरे पास शनाख्ती कार्ड भी नहीं था, तो हाउ कैन आई गेट मैरिड। तो बस वो जाने से 2 दिन पहले उन्होंने अपनी बहन को भेज दिया मेरे घर के, सुकैना से शादी करनी है। मैंने बोला मैं तो मासी की तरह उनके सामने आती हूँ, ना मैंने कभी मेकअप किया ना कुछ किया, मैं तो लड़कियां दिखा रही थी, वो प्यारी प्यारी होके आती थी, मैं बाजू में बैठ के थोड़ी देर में चली जाती थी कि आप बात कर ले। हम कुछ मैरिज हॉल नहीं था, बस हमारा ऐसा था कि अच्छा सलाम दुआ था उनसे, और उन्होंने मुझे पसंद कर दिया। अभी मुझे तो उनकी आंखें बहुत पसंद थी,
तो मैंने आंखों की वजह से शादी कर ली उससे। आंखों की वजह से शायद। माशाल्लाह 40 साल आपकी शादी रही और और बड़ी बिल्कुल, कामयाब और शादी रही। हाँ, और वो लव मैरिज थी अजीबोगरीब लेकिन कामयाब थी। बहुत अजीबोगरीब, और यकीन करें लव मैरिज ना वन साइडेड ही सही। लव मैरिज उनकी तरफ से लव मैरिज थी और बाद में इनको पता इन्हें भी चला। पसंद थी ना, आंखें पसंद आंखें पसंद थी। ये बात तो बिल्कुल है। नदीम साहब, जिस तरह की बात हो रही है और जो इंसिडेंट हुआ है, या इंसिडेंट कहें या एक तरह से आजमाइश कहें, कुछ भी कह लें आप उसको, जो आप नाम दें, 10 साल उसके बाद कोई फैसला नहीं किया आपने, क्या वजूहात हैं उसकी, और अकेले रहने के में क्या ऐसा वो है? देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं, जब भी तलाक या खुला होता है ना, ये ना कहा करे कि उसका कसूर था या इसका कसूर था, दे वर डिफरेंट। अब सोच अलग होती, आप उसकी भी इज्जत करें, अपनी भी इज्जत करें। अब दूसरी बात, शादी क्यों नहीं की, 10 साल गुजर गए, उसकी वजह यह है कि शादी कोई बिजनेस नहीं है कि आपने कैलकुलेट किया कि भाई इस किस्म की लड़की चाहिए, इस किस्म का लड़का चाहिए, उसके ये चीज़ें, फीचर्स, या गाड़ी खरीदते ना फीचर्स देख रहे होते हैं, ये दिल का सौदा है। जब आपके दिल को कोई अच्छा लगेगा ना, तो आप यकीन करें वही शख्स आपके लिए अच्छा तो ये कहा जा सकता है कि दिल को अच्छा नहीं लगा था इसलिए नाकाम हो गया मामला? नहीं, नाकामयाबी में दिल, देखें, दिल जब तक आप जिसके साथ हैं ना, उसके साथ वफा करें, मगर जब, जिसे मैं कहता हूं ना, घुट घुट के जीना, और मेरा हमेशा से पंच लाइन है, जिंदगी गुजार रहे, क्यों गुजारें, उसका भी हक है जिंदा जीने का, मेरा भी हक है जिंदगी जीने का। तो ये गुजार के, रेंग के, एक दूसरे का सर फाड़ के, एक दूसरे बर्तने गिर रहे हैं, बच्चे परेशान, माहौल खराब अलग। तो उससे बेहतर है कि देखें, आप भी जिए, उसको भी जीने दें। और जिस शख्स से आप शादी कर रहे हैं ना, वो कोई रोबोट नहीं है, वो कोई चीज नहीं है, वो भी आपकी तरह एक इंसान है। तो अगर आपको हो सकता है किसी लड़की से मोहब्बत हो, मगर उस लड़की को आपसे मोहब्बत ना हो, ऐसा ही है। तो मोहब्बत हमेशा दो तरफा होती है। और मोहब्बत अगर वो उस तरफ से नहीं भी है, तो मोहब्बत एहतराम सिखाती है। ऐसा ही है। मोहब्बत का ये मतलब नहीं है कि मैं उससे मोहब्बत करता हूं तो मैं उसी से शादी करूंगा। आप नहीं, वो आपको प्यार कर रही या आपसे शादी नहीं कर सकती, तो आप उसका एहतराम कीजिए। हमारे यहाँ हमें हर चीज जो है ना, जबरदस्ती चाहिए। अभी आप मुझे बताएं, अब आप बिल्कुल फारिग हो शादी वादी से, ठीक है, जरा मैं इसको अच्छे से पूछो, आप लव मैरिज करोगे कि अरेंज अभी भी करोगे, बता दें। अभी क्या इरादा है मैं दोबारा? अब हमेशा से यही कहता हूँ कि मैं जब भी करूंगा, लव करूंगा। कभी करें आप इरादा है अभी भी? नहीं, आप कभी करें शादी, कुछ हम पता आना नहीं, चाह मैं रहे यहाँ हैं, से ठीक है। निकलूं और कोई मुझसे टकरा जाए और अभी मुझे, तक क्लश नहीं हुआ। मैं रास्ता जिस साफ दिन करवा के करूंगा रखो। ना, मैं घंटे नहीं लूंगा। गो है, अच्छा। हम आपके नहीं पीछे लूंगा। शादी में आएंगे और आप इनकी यकीन शादी को करें। यहीं करवा देते हैं। मैं ऑन एयर आके सब बताऊंगा। आज इस प्रोग्राम के अंदर फैसला हो जाएगा। मसला ही नहीं बैठे है, हुए ना, आमिर बैठे हम तो कोर्ट में करा देंगे, इजी हल हो जाए। इनको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं इनका है। इशारा है कि मेरे ख्याल से वकील साहिबा को ढूंढ रहे हैं आप। आप देखें, इनके साथ कैलकुलेशन के लिए वकील साहिबा ही चल सकती है, हाँ, बिल्कुल। जो इनको नहीं, प्लीज वकील मैं की जज शादी से नहीं कर क्योंकि सकता, आप क्योंकि वो पहले जजमेंट already- देते रहेगी। नहीं, पहले आप इतनी बहस इनको करते बैलेंस से हो चले। तो दोनों लड़ाई करोगे। ना। मीठी मीठी सी बीवी ढूंढ के देखिए, लगा दे आपके पास जज अपने जो है साथ। ना, जज जजमेंट देता है, और वकील हमेशा, यकीन करें, आप इनसे पूछे, एक दूसरे से कोर्ट में लड़ रहे होंगे, मगर सबसे बेहतरीन इनका दोस्त वही होगा जो कोर्ट में इनसे लड़ रहा था। हाँ, हम आर्गुमेंट्स पे अच्छा बहस करते हैं, लॉ पे अच्छा बहस होती है। साथी। भाई मैं 35 ईयर से कोर्ट के धक्के खा रही हूँ एक प्रॉपर्टी के, तो मुझे सब पता है। आप यूँ समझे, मैं जज भी मैं हो गई हूँ और वकील भी मैं हो गई हूँ। इस वक्त तो मैं इतनी नॉलेज में आ गई हूँ, बुक से नहीं पढ़ी लेकिन जा के नॉलेज हो गई है। नदीम साहब के अच्छा, लिए- ये जरा सा बीच में रह गया, इसके अंदर आपको ब्लैक सॉल्ट डालना जरूरी है। अच्छा, काला नमक हाँ, लाजमी। बहुत, उसके बगैर हजम नहीं होगा। ओके, ठीक, तो ये ठीक, सब ठीक। चीजें अगर आप हाथ हाँ, आप फ्रिज खुले में- हाथ से खाते भी हैं, खाएं ये सब तो चीजें बस हजम ये करने साथ के में लिए हो मेन जाए, चीज़ है। या नमक वाली सफेद वाली लस्सी हो जाए। ठीक है, आमिर क्योंकि जमील साहब, आप heat होगी बताइएगा, body में। बतौर वकील काफ़ी शेड्यूल मसरूफ, जो शेड्यूल होता है वो मसरूफ होता है, ईद के दिन छुट्टी मिल जाती है या फिर भी फोन या काम आते जाते रहते हैं? अदालतें तो बंद होती हैं वैसे, लेकिन फिर भी अदालतें साजिद जाती हैं। फोन पर या हाँ, मसले कोई ना मसाइल। कोई किसी को अब केसेस के हवाले ईद से। वाले दिन भी एक जज बैठा होता है, संडे को भी एक मजिस्ट्रेट बैठा होता है। जैसे इमरजेंसी हॉस्पिटल की, उसी इस तरीके से कोर्ट की भी इमरजेंसी होती है। कोई ऐसे डेंजरस
क्रिमिनल्स को पकड़ के लाते हैं या ऐसे कुछ ही। ऐसा फौरन रिमांड चाहिए रिमांड चाहिए होता है, तो एक मजिस्ट्रेट, ड्यूटी मजिस्ट्रेट कहने या इमरजेंसी को जो डील करता है वो बैठा होता है। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हमें संडे को भी जाना पड़ता है। सही। और ऐसा हुआ है संडे कभी? को बिल्कुल ईद हुआ, वाले नहीं, बिल्कुल। ईद में ईद पर नहीं हुआ, संडे को अक्सर औकात हो जाता है कि जी इमरजेंसी आ गई है, जी वकील साहब आप आ जाएं, वहाँ बड़े मसले मसाइल हैं, इमरजेंसी मजिस्ट्रेट बैठा है, अगर आज नहीं छूटेगा तो फिर 2 दिन आगे चला जाएगा, सैटरडे ऑफ है तो आज ही छुड़वा लें, तो फिर जाना पड़ जाता है। कुछ ऐसा होते हैं, जाना पड़ता है, या किसी को भेज देते हैं हम किसी अपने आमिर वकील शागिर्द को। पिंदियां तो बहुत लगाते हैं, ऐसा होता नहीं है ये बात तो सही है। कि संडे अपना खराब नहीं करते, क्या वकील तो करें, बहुत। कुछ ऐसे मामलात होते हैं जाना या अपने किसी मुझे वो वाला कोर्ट कुली को भी- दिखाएं जिधर ये बैठे होते हैं, मैंने जाके चेक करना है। कहाँ जो आप ये संडे को बिठा रहे संडे हैं, को इमरजेंसी मजिस्ट्रेट इमरजेंसी होता है। कौन सा कोर्ट देखिए होता है? हर डिस्ट्रिक्ट का एक मजिस्ट्रेट इमरजेंसी मजिस्ट्रेट बैठा होता है। नहीं होता सही कह रहे हैं, जी, होता है, बैठा होता है, जो बिल्कुल रिमांड That's देता है, very बेल भी new दे for देता me. है, नहीं नहीं ये तो है जो बेल भी दे देते हैं। ये मेरा ख्याल है आपको फर्स्ट टाइम ये नहीं नहीं होता ऐसा है। तो है, सुन रही ऐसा हूँ, लोगों पहली को पता बार ही नहीं सुन होता ये ये वाली लोगों बात को है। नहीं पता। देखिए अगर ये बंद कर देंगे, कोर्ट का संडे को बिल्कुल छुट्टी कर देंगे, तो पुलिस भी आज़ाद हो जाएगी और अच्छा, एक खाली क्रिमिनल भी मुझे आज़ाद हो सवाल का जाएंगे। जवाब दे दे। जी, एक सॉरी, जी, आपके नहीं, प्रोग्राम में बिल्कुल, मैं बड़ी हम- दुखी हूँ, जी। तो मैं जरा ईद के लिए खुशी ईद के होके जा प्रोग्राम रही के हूँ। बाद- ईद के प्रोग्राम में नहीं, एक सवाल, जी, जी। जो 35 साल से धक्के खा रहा है उसका क्या करना चाहिए? देखिए, छोटा सा जवाब दे दीजिए। 35 साल से जो धक्के खा रहा है उसके रीजंस देखने पड़ेंगे। कुछ हो भी सकता reason है नहीं 35 है। साल से Dates आपका पे लॉयर dates ही में एडजमेंट सीख कर रहा हो, आपको ना पता हो। वो सिर्फ तारीख पे तारीख, ये बहुत तारीख बहुत पे बहुत तारीख। वसी मौजू है। इसके ऊपर अगर खुलकर हाँ, बात करें ना वो आपस तो एक में, पूरा तो ये प्रोग्राम इस चीज चाहिए के अंदर इसके हो ऊपर सकता बात करने है। के अच्छा, ये जिस तरह की मुसर्रत साहिबा पैशन जो था पहले, कभी ऐसा वक्त आया है कि फाइट मुसलसल की जा रही है लेकिन मसला हल नहीं हो रहा, तो डिसहार्ट हो जाती हैं, यार किस फील्ड के अंदर आ गई, कौन सी ऐसी फील्ड है, मतलब निकल जाना चाहिए, ऐसा कभी हुआ है? इतनी डिसहार्ट हुई हैं आप? नहीं, मैं कभी भी अपनी लाइफ में डिसऑर्ड नहीं होती हूँ। मैं एक ही चीज़ पे भरोसा है, मेरी उम्मीद है, समझ ले मेरी लगन है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत। आप मेहनत करें, जब आप मेहनत करेंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि अगला जो है ना आपकी मेहनत को जो है ना वो ना अप्रोच करे, या वो आपको ये ना कहे कि नहीं अप्रिशिएट ना करे, फिर ना करें लोग। आपका रब जो है ना वो बड़ा करीब बसता है, आपके शहरक के करीब है, वो मेहनती इंसान को और सच्चे इंसान को पसंद करता है। मुझे लाइफ में याद नहीं पड़ता कि मैंने किसी के लिए झूठ बोल दिया हो या कुछ कहा, इसलिए कि जब मैं अपना पहला कदम ही झूठ पे रखूंगी तो वो बेकार है, और मैं पहला कदम ही ये रखूंगी कि जी ये काम तो मेरे शायाने शान नहीं है, मैं क्यों करूं। जब आपके अंदर मैं होगी तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। मैं हटाना होता है, मैं हटा नहीं होता। अच्छा, टाइम कम है, क्लोजिंग रिमार्क्स भी सबसे ले रहे हैं। नदीम साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। इस पुरमसरत ईद के मौके के ऊपर आप हमारे नाजरीन जो आपको देख रहे हैं और इतना काफ़ी देर तक आपकी बातें भी सुनी है, क्या पैगाम देना चाहेंगे? जैसे कि आपने शुरू में कहा था कि दिल से हर चीज़ करनी चाहिए, इसी से मिलता जुलता कोई ऐसा पैगाम जो ख़ास तौर पर जेन ज़ी और यूथ के लिए काम है? देखिए, इस कुर्बानी ने हमें सिर्फ गाय बकरे काटना नहीं सिखाया। सबसे पहली बात है, आप पैसा खर्च कर रहे हो किसके ऊपर? कुर्बानी के ऊपर, यानी पैसा खर्च करना सिखाया जायज़ काम पे। अच्छा, हाँ। तो ये आप पैसे, मैं अक्सर लोगों को सिखाता हूँ कि पैसे कैसे खर्च करें, तो जब तक आप खर्च नहीं करोगे कमा नहीं सकते, और खर्च नहीं आएगा आपको सही करना तो बाप की जायदाद होगी उसको भी आप बर्बाद कर दोगे, क्योंकि फजूल खर्च और सही मानों में खर्च करने में बहुत फर्क होता है। तो आपको ये कुर्बानी सिखा रहा है कि आप कैसे खर्च करें पैसे, फिर उसके बाद उसके गोश्त को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें आप लोगों में, फिर उसके बाद ये सिखा रहा है आपको कि आप किस तरह से एक दूसरे को मदद करें बगैर उसको नीचे दिखाते हुए, यानी जो गोश्त आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो वो गोश्त आप खुद भी खा रहे हो, दूसरों को भी। ये कुर्बानी ये सब चीज़ें सिखा रही है। फिर हमें कुर्बानी ये भी सिखा रही है कि जिनसे आपके शिकवे शिकायतें हैं, पास्ट को भूल जाओ और प्रेजेंट में जियो, और जो लोग कहते हैं ना कल क्या होगा, आप यकीन करें किसी को नहीं पता 1 घंटे बाद क्या होगा, इसलिए आज में जिए, आज को अच्छा करें और लोगों के साथ अच्छाई करोगे तो अच्छाई आएगी। बिल्कुल। आमिर जमील साहब, सर आप क्लोजिंग रिमार्क्स क्या देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि इस कुर्बानी के मौके पे हमें उनको मद्देनज़र रखना है जो सारा साल जिनको गोश्त नहीं मिलता, जो ऐसे घर हैं जिनमें ये गोश्त हमें पहुंचाना चाहिए,
اور جن کو ہم نہیں جانتے، ایسی بستیاں ہیں، ایسے چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، ایسے قصبے ہیں، وہاں تک ہمیں جو گوشت کی ترسیل کرنی چاہیے۔ قربانی یہی ہے، قربانی خالی فریج بھرنا اپنے لیے کھانا، ہم تو پورا سال نقصان دہ بھی ہوتا ہے آپ کو پھر بعد میں جو ہے نا وہ ایسا فریز کیا ہوا گوشت جیسا کہ ابھی بتایا، ہم تو پورا سال کھاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ ایسا کریں، ہر ایک کو چاہیے کچھ اس طریقے سے کرے کہ اپنے جو قربانی کا ہے گوشت اس کی ترسیل اپنے رشتہ داروں میں نہ کریں، ان کو دیں۔ رشتہ دار آپ کو دے رہے ران، آپ اس کو دے رہے ہیں، پھر وہ ران دوبارہ فریج میں چلی گئی۔ تو جی وہ جو گوشت ہے وہ آپ کو 90% بندے کو جانا چاہیے، مستحق لوگوں کو جانا چاہیے۔ قربانی یہ ہے، اپنے رشتہ دار وہ بھی قربانی کر رہا ہے، آپ بھی قربانی کر رہے ہو، آپ اس کو دے رہے ہو، وہ پھر واپس آپ کے پاس آ گیا، تو یہ قربانی نہیں ہے۔ یہ تو پھر وہی ہوگی نا، آپ لوگ تو کھاتے یہ بزنس ہوا، رشتہ داری ہوئی، دوستی ہوئی۔ ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ بہت کم گوشت رکھتے ہیں، کرتے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، جن کو نہیں جانتے۔ چھوٹے بستی ہے ہمارے علاقے میں، چھوٹی بستی بنی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہاں سے آیا ہے، ہم کہتے ہیں آپ رکھ لیں، یہ نہ پوچھے کہاں سے آیا، دروازہ کھٹکھٹا کے وہ رکھتے جاتے ہیں۔ تو کچھ اس طریقے کا ماحول کرنا چاہیے، اس سے جو ہے نا وہ اچھی چیز آئے گی لوگوں کو، جو سارا سال جن کو گوشت نہیں ملتا، جو نہیں کھا سکتے، جن کے نہیں، ان تک وہ یہ چیز پہنچے۔ قربانی یہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب جس طرح کی بات ہو رہی ہے، کوئی خاص میسج؟ میں آپ لوگوں کو، لوگ نے جو مجھے بولنا تھا دونوں نے بول دیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی فریج میں نہ رکھیں، آپ نے یہ دن آپ نے اللہ نے آپ کو گفٹ کیا ہے ٹو اسپریڈ اٹ آؤٹ، ٹھیک ہے؟ تو یو آر گفٹڈ فرام دا گاڈ، تو گاڈ کے نام پہ دے دیں، کیونکہ مجھے آپ کو نہیں جانا، آپ کو نہیں جانا، میں نے اللہ کو جانا ہے، میں نے قربانی اللہ کو دیکھ کر اس کے حکم سے کی ہوئی ہے، تو وہ صحیح جگہ پہ جائے۔ لیکن میں اچھی سی ریسیپی دیتی ہوں، پھر آگے والے جاتے ہیں۔ یہ میسج آپ دے رہی ہیں اچھی مزے کا بڑے کا گوشت ہے، اس کا اگر ہم آرام سے پکا کے، ابھی میں بتا دیتی ہوں دو الفاظوں میں، ادرک، لہسن، لیمبو، اور اس کے اندر جو ہے نا چکن پاؤڈر تھوڑا ڈالی کا، بڑا مزے کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے، سرکہ، سویا سوس، یہ سب کو ٹینڈرائز کریں، کانٹے مار مار کے اس کو ایلومینیم فوائل کے ساتھ باندھ دیں، ایک دن کے لیے فریج میں رکھ دیں۔ اٹھا کے جو نان پکاتے ہیں نا، اس کے اندر اس کو ٹرے میں رکھ کے دے دیں، وہ آپ کو اتنی مزے کی باربیکیو بنا کے دے گا، اور یہ آپ کا سمجھے کہ حنیفی آپ کے گوشت کو بھول جائیں گے۔ اچھا، ہاں، میں نے ایک ریسیپی دے دی، جو بولنا تھا ان دونوں نے بہت اچھے سے بول دیا۔ ٹھیک ہے مسرت نیازی صاحبہ، آپ بھی کلوزنگ ریمارکس دے دیں۔ جی، سب سے بڑی بات ہے، میں سمجھتی ہوں کہ عید قربانی کا نام ضرور ہے، لیکن ہمیں اس عید پر اپنی ایگو کو بھی قربان کرنا ہے۔ جب تک ہم اپنی ایگو کو قربان نہیں کریں گے، پھر دیکھیں اللہ پاک نے پورا ایک سسٹم بنایا ہے کہ اگر عید کبھی زندگی میں جس نے پورے سال میں مٹھائی نہیں کھا سکا، اللہ پاک نے وہ دن دکھایا، ٹھیک ہے، عید الفطر کا، کہ ہر غریب کے گھر میں بھی یہ چیز پہنچ جاتی ہے، جو گوشت کی استطاعت نہیں رکھتا وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ بس گیو اینڈ ٹیک نہ کریں، آپ کوشش کریں کہ سب کچھ ہمارے ہاں تو اتنا ہی بچتا ہے کہ دوسرے دن ہم جو ہانڈی پکا لیا کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے گھر میں کبھی اتنا سا گوشت بھی نہیں ہوتا کہ ہم رکھ سکیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ قربانی اللہ کے نام پہ آپ نے کی ہے۔ دوسری بات، دکھلاوا نہ کریں کہ جی میرے پاس تو چھوٹا جانور ہے، فلاں رشتہ دار نے بڑا جانور لیا، اس سے بڑا لے کر اس چیز میں برتری نہ لے کے جائیں۔ برتری آپ اچھے کام کرنے میں اور لوگوں کو دینے میں کریں، کہ کس طرح آپ نے بڑھ چڑھ کر کس طرح سے ہیلپ کی، کس طرح سے گوشت ان تک پہنچایا۔ بلکہ میرے ہاں تو ایسا ہے کہ جس فیملی نے قربانی کی ہے، ہمارے ہاں تو ان کے ہاں جاتا ہی نہیں ہے گوشت، اس لیے کہ وہ آپ نے بھیجا، انہوں نے ریورس آپ کو بھیج دیا، تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوا؟ آپ ان لوگوں تک پہنچائیں جو مستحق ہیں، جن کو یہ چیز ملنی چاہیے۔ اور قربانی نام ہی اسی چیز کا ہے، قربانی نام نہ دکھلاوے کا ہے، نہ بڑا جانور لانے کا ہے کہ وہ 30 لاکھ کا لایا تو میں 1 کروڑ کا لے آؤں، یہ مت کریں پلیز۔ ٹھیک ہے، دکھاوا نہ ہو، اور کسی بھی قسم کا، اور خاص طور پر جو میسج میری نظر میں جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ قربانی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہر گلی، ہر چوراہے کے اوپر، ہر روڈ کے اوپر آلائشیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو یہ چیز بھی قربانی کا ایک درس ہے۔ صفائی بھی نصف ایمان ہے، اس کو بھی ذرا سوچ لیا کریں۔ جی، ایک لمحہ کہوں گی، دیکھیں آپ نے کہا کہ اس میں سیاست نہیں ہے کچھ بھی، میئر صاحب نے بھی اور تمام یو سی چیئرمین نے باقاعدہ ایک ٹیمز بنائی ہیں یو سی لیول پہ، ایون کہ وارڈ لیول پہ۔ آپ اپنی جو بھی آلاش ہیں وہ رکھیں گے، آپ کے گھروں سے، آپ کی گلیوں سے وہ لے کے جائیں گے، اور اگر اس طرح سے کہیں گے کہ ہم وہ آلاشیں اٹھا کے فلانی جگہ ڈھیر لگا دیں گے تو یہ غلط ہوگا۔ ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیں،
اور میں سمجھتی ہوں اگر نہیں آپ کے پاس سے اٹھائی جائے گی یو سی چیئرمین کو آپ ایک کمپلین ضرور کریں کیونکہ یو سی چیئرمین آپ ہی کے علاقے کا ہو. ٹھیک ہے, ذمہ دار شہری ہونے کا مظاہرہ کریں. نمبر ذرا لے لیجئے گا جو بھی ہے. ٹھیک ہے, ہم اس حوالے سے ہاں سب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا یو سی چیئرمین کہاں بیٹھتا ہے, تو ذمہ دار شہری ہونے کا مظاہرہ کریں اور صرف یہ انتظار نہ کریں کہ حکومت جو ہے آئے گی اور یہ سب چیزیں کرے گی, اپنے طور پر بھی فیصلہ کریں اور علاقے کو صاف کرنے میں آپ کا بھی کردار ہونا چاہیے. بالکل, اور عید کے حوالے سے جس طریقے سے ہمارے گیسٹ کی جانب سے بات کی گئی ہے کہ مستحق افراد تک ان کا حق پہنچنا چاہیے, ساتھ ہی خاص طور پر عید کے دن قربانی کی جو ہمیں درس دیتی ہے اس پر بھی پورا عمل کریں, اور جو دلوں میں بار بار یہ بات کرتی ہوں کہ جو رنجشیں ہیں, جو گلے ہیں, جو شکوے ہیں, کسی کی بات بری لگی ہے, کوئی ناراض ہے, تو معافی مانگنے میں کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا. معافی مانگ کے دل کو بڑا کر کے اس عید کے دن کو بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کریں. ٹھیک ہے, یہ اس حوالے سے آج کا پروگرام آپ نے دیکھا عید لاؤنج میں, یقینی طور پر آپ نے انجوائے کیا ہوگا. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. مجھے اجازت دیجیے, اور سمیرہ بھٹی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم دونوں کو اجازت دیجیے. عید مبارک اور پاکستان زندہ باد.